जय हिंद एवरीवन। ये जो सेशन है ये आखिरी सेशन है केमिस्ट्री का और हम लोग आखिरी सेशन केमिस्ट्री का फोड़ने वाले हैं। ये जो पर्टिकुलर सेशन है इसमें हम लोग स्टडी करेंगे दो टॉपिक को। पहला है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट और दूसरा टॉपिक होने वाला है कार्बन एंड कंपाउंड। तो ये जो पर्टिकुलर सेशन है ये आखिरी सेशन है। इसके बाद हम लोग सीधे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करे थे। तुम लोग बहुत बार बोल रहे थे भैया प्रैक्टिस क्वेश्चन कब लेकर आओगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन कब लेकर आओगे। मैंने स्टार्टिंग में ही तुमसे क्या बोल दिया था कि पहले मेरे को सिलेबस कंप्लीट कराने दो, उसके बाद भरपूर प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं तुमको कराऊंगा। सो डोंट वरी अबाउट इट। ये आखिरी सेशन है। इसके बाद कुछ पॉइंट टू रिमेंबर वाले जो टॉपिक और रह जाते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री वाले पॉइंट और रह जाते हैं जो कि मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन में ही कवर करूंगा। सो दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट सेशन ऑफ केमिस्ट्री जिसमें हम लोग दो टॉपिक को कवर करेंगे एंड आई एम सॉरी फॉर इट। मेरी जो वीडियो है आपको नहीं दिख रही होगी बट माई पावरफुल टूल वुड बी रीचिंग टू यू, दैट इज माई वॉइस। So welcome to the Roar NDA. This is Kapil Bhaiya. Let's start with this particular topic, an amazing topic that is acid, base and salt. तो बेसिकली एसिड क्या होता है? देखो एक बात मैं सेशन के स्टार्टिंग में तुमको बोल रहा हूं, वीडियो भले ही नहीं दिख रही है मगर जो मेरा जिस जोश के साथ मैं पढ़ाता हूं ना वही एकदम जोश हाई रहेगा। ठीक है, एकदम कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, बस टॉपिक नोट डाउन करते रखो और सारे के सारे नोट्स एज यूजुअल आई प्रोवाइडेड ऑन दी टेलीग्राम ग्रुप, वैसे ही इसके भी मिल जाएंगे आपको। वहां से आप प्रॉपर अपने नोट्स बना लेना और प्रैक्टिस सेशन आपके डेफिनेटली आई प्रॉमिस यू गाइस यूट्यूब पर लेकर आऊंगा और बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चंस होंगे उसमें। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा सेशन। ये एसिड है। एसिड का मतलब क्या है? कोई भी चीज विच इज साउर इन टेस्ट। जो सार जो खट्टी होती है उसको हम लोग एसिड बोलते हैं। और ये बेसिस की क्वालिटी क्या है? दे आर बिटर इन टेस्ट, जो कि कड़वी होती है। एंड सॉल्ट तो सभी को पता है, न्यूट्रल वाला। तो पहले हम लोग एसिड की स्टडी करेंगे, उसके केमिकल कुछ रिएक्शंस देखेंगे, बेस की स्टडी करेंगे, देन सॉल्ट के बारे में स्टडी करेंगे। एक बात मैं आपको क्लियरली ओपनली कहना चाहता हूं वो ये कि इसकी जो केमिकल रिएक्शंस है ना तुम लोगों को याद नहीं होती हैं। कई बार एसिड की याद नहीं होती है, बेस की याद नहीं होती। मैं चैलेंज करके बोल रहा हूं ये वाला सेशन यदि आपने लगा दिया ना सारी की सारी केमिकल रिएक्शन आपके टिप पर होगी, क्योंकि इस तरीके से पूरी की पूरी मैंने फ्लो चार्ट के बेसिस पर आपको सारा याद करा देना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग एसिड के ऊपर। तो एज यूजुअल आई जस्ट सेड यू कि जो एसिड होता है, एसिड इज समथिंग विच इज साउर इन टेस्ट, जो कि टेस्ट में साउर होता है। और ये क्या करता है? ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है। जो ब्लू लिटमस है उसको रेड में चेंज कर देगा। और तीन बहुत ही प्रोमिनेंट एसिड हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक सल्फ्यूरिक एसिड एंड थर्ड इज नाइट्रिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को HCl कहा जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 कहा जाता है और नाइट्रिक एसिड को HNO3 कहा जाता है। ये सारी चीजें मैंने पहले भी आपको बता रखी है। कुछ नेचुरल सोर्स हैं जिसमें अलग अलग प्रकार के एसिड पाए जाते हैं। देखो बेसिकली क्या होता है, जो एनडीए है ना वो जो फिजिकल जो हमारी रियल लाइफ में जो चीजें चल रही हैं, जो रियल केमिस्ट्री है उसके बारे में ज्यादा क्वेश्चन रेज करता है। तो ये चीज आपको पता होना बहुत जरूरी है। यहां पर क्या बोल रहा है, जैसे कि विनेगर है। ठीक है, विनेगर में कौन सा एसिड प्रेजेंट रहता है? विनेगर में प्रेजेंट रहता है एसिटिक एसिड। यदि ऑरेंज और लेमन की बात करोगे, ऑरेंज और लेमन खट्टे, उनमें प्रेजेंट रहता है सिट्रिक एसिड। टैमरिंड में टी से टैमरिंड और टार्ट्रिक में टी से टार्ट्रिक, ये भी याद करा दिए। टैमरिंड में टार्ट्रिक प्रेजेंट रहता है। टोमेटो की बात करोगे तो टोमेटो कौन से शेप का रहता है? टोमेटो, कई लोग बोलेंगे भैया सर्कल, नहीं सर्कल नहीं, अपन उसका पूरे की बात कर रहे हैं। ये होता है कौन सा? ओवल से शेप का रहता है। तो ओ से ओवल, ओ से ऑक्सैलिक। तो टोमेटो में जो एसिड प्रेजेंट रहता है वो होता है ऑक्सैलिक एसिड। और यदि मैं बात करूं कर्ड की, तो कर्ड में एक बैक्टीरिया जो होता है प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जो कि दूध को कर्ड में चेंज करता है। तो यहां पर कौन सा प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे नाम एकदम आपके दिमाग में फिट हो गए हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं। हाँ जी भैया बताओ, एक ट्रिक बताता हूं तुमको। दो चीज याद कर लो, अरे बाप रे और बाप रे बाप। अरे बाप रे और बाप रे बाप, ये बहुत ही मतलब ऐसे स्लैंग्स हैं जो कि इंडिया किसी ने बोल दिया तो मतलब क्लियरली कोई बंदा बोल देगा यू बिलोंग टू इंडिया। अरे बाप रे का मतलब पता क्या है? एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है और जो बेस है ये क्या करता है? इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। कैसी लगी ट्रिक? और ये क्वेश्चन आता है यहां पर, जो तुम्हारा ए दिख रहा है, ये जो ए है, ए का मतलब होता है एसिड और ये जो बी दिख रहा है, इस बी का मतलब होता है बेस। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा बढ़िया तरीके से। यहां पर मैं नीचे लिख देता हूं यही वाली ट्रिक। ठीक है, अरे बाप रे और बाप रे बाप। ठीक है, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड एंड बेसिस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो द मोस्ट हैक्टिक चीज, जो सबसे ज्यादा बहुत ही ज्यादा ऐसा माना जाता है कि कठिन चीज है, वो ये कि भैया एसिड की केमिकल रिएक्शंस हमारे को याद नहीं होती और यहां से क्वेश्चन आते हैं। मगर डोंट वरी, इतनी केमिकल रिएक्शन, पूरा का पूरा केमिकल रिएक्शन का चैप्टर तुमको करा दिया, कहीं तुमको दिक्कत लगी क्या? बिल्कुल भी नहीं लगी। तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एसिड की केमिकल रिएक्शन। देखो जो पेड बैच में है ना, स्टूडेंट को तो याद करा दिए। इवन यदि रात में उन लोगों को
धकाकर ऐसे पूछेंगे ना कि एसिड यदि इसके साथ रिएक्ट होगा तो क्या बनाएगा, जो CO2 को यदि लाइम वाटर से पास कर देंगे क्या होगा, वो दे विल डेफिनेटली टेल दी होल रिएक्शन इन अ नटशेल। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले, तुमको भी मैं याद करा देता हूं। तो ये देखो, ये तुमको पूरा का पूरा फ्लो चार्ट यहां पर दिख रहा है। इट इज जस्ट अ पीस ऑफ केक, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस एट ऑल। यहां पर रिएक्शन दो की हम लोग स्टडी करेंगे, एक है एसिड की, एक है बेस की। एक है एसिड की, एक है बेस की, दो कैटेगरी में हमने इसको डिवाइड कर दिया है। अब एसिड की रिएक्शन पूरा का पूरा चैप्टर मैंने यहीं पर बता देना है। एसिड को हम किससे रिएक्ट कराएंगे, पहले मेटल के साथ, और कभी भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट होगा तो क्या देगा, ये हमको देगा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। मगर कभी भी एसिड को आप कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराओगे, कार्बोनेट का मतलब होता है CO2, तो डेफिनेटली आपको देखो यहां पर एसिड बेस की कोई भी रिएक्शन होनी है मेरे भाई, एक चीज दिमाग में रख लो, वो ये कि तुम्हारा सॉल्ट तो बनना ही बनना है। सॉल्ट तुम्हारा हर रिएक्शन में कॉमन चीज होगी, यहां भी सॉल्ट, यहां भी सॉल्ट, यहां भी सॉल्ट, यहां भी सॉल्ट, यहां भी सॉल्ट। एट एवरी मोमेंट यू आर गोइंग टू गेट सॉल्ट। अब यदि आप मेटल के साथ रिएक्शन कराओगे तो साथ में क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस। यदि मेटल कार्बोनेट के साथ कराओगे तो तुमको क्या मिलेगा, वाटर। और क्योंकि यहां पर कार्बोनेट है मतलब CO3 है, तो यहां पर तुमको क्या मिलेगा, CO2 तुमको मिलेगा। कॉमन सेंस है ये। यदि एसिड की रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ कराओगे तो तुमको मिलेगा सॉल्ट और वाटर। अब कॉमन सेंस है, जैसे आपने एसिड की मेटल के साथ कराया था तो सॉल्ट और वाटर मिला था यहां पर। इन द सेम मैनर बेस की मेटल के साथ कराओगे तो यहां भी तुमको सॉल्ट और वाटर मिलेगा। अब बेस को नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ कराओगे तो तुमको मिलेगा सॉल्ट और वाटर। मोस्टली चीजों में सेम है, ठीक है। अब यहां पर एक चीज बताऊं आपको, एक रिएक्शन होती है जिसको कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तुमको पता भी होगा। इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एसिड और बेस दोनों रिएक्ट करते हैं और ये यहां पर क्या बनाते हैं, यहां पर बनाते हैं सॉल्ट एंड वाटर। यहां पर ये सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं और इसको कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊं, छोटी सी चीज बताऊंगा और बहुत ही बढ़िया चीज बताऊंगा, तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाएगा। बताओ भैया, बिल्कुल बताओ, वी आर वेटिंग फॉर यू। देखो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि यहां पर देखो, एक मैं खाली पेज थोड़ी सी जगह लेता हूं। यहां पर जब तुम लोग एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कर रहे थे तो तुम्हारा क्या बना, एसिड को मैंने यदि तुमसे पूछा एसिड को काय के साथ मैं रिएक्ट करूं, ये जो X है, एसिड को काय के साथ रिएक्ट करूं तो मेरा बनेगा सॉल्ट एंड वाटर। तुम लोग क्या बोलोगे, भैया ये जो X है ये पक्की बात है, ये होगा बेस, ये पक्की बात है, ये होगा बेस, तभी तो सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है। तो अब मैंने तुमसे बोल दिया, मैंने एसिड को मैंने काय के साथ रिएक्ट कराया, एसिड को मैंने रिएक्ट कराया मेटल ऑक्साइड के साथ, एसिड को मैंने मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराया और मेरे को सॉल्ट एंड वाटर मिल रहा है, मेरे को सॉल्ट एंड वाटर मिल रहा है। भैया ये तो वही चीज मिल रही है जब आप एसिड से बेस को रिएक्ट कराते हैं। तो भाई इसका मतलब क्या है, ये जो मेटल ऑक्साइड है ये बेसिक इन नेचर है। याद करा दिया तुमको, हाँ जी भैया। और दिस इज द कंसेप्ट, है ना, दिस इज द कंसेप्ट। अब मैं आपको एक बात पूछूं, यदि आपने बेस के साथ एक चीज को रिएक्ट करा दिया और तुमको मिलेगा सॉल्ट और वाटर, तो इसका मतलब क्या है, भैया ये जो X है ये पक्की बात है ये एसिड होगा, क्योंकि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है तभी तो सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है। हाँ जी भैया, तो पक्की बात है। अब यहां पर मैंने बेस को काय के साथ रिएक्ट करा दिया, मैंने करा दिया नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ। नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ जब मैंने इसको रिएक्ट कराया तो मेरे को पता आंसर में क्या आया, सॉल्ट और वाटर मेरे को प्रोडक्ट मिला। तो इसका मतलब क्या है, यही प्रोडक्ट तब मिल रहा था जब बेस एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा था। इसका मतलब है नॉन मेटालिक ऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर एंड मेटालिक ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर। ये वाली चीज तुम्हारे दिमाग में एकदम फिट करा दी है मैंने। अब अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहां पर देखो, अब देखो ये रिएक्शन तुमको लग रहा होगा भैया आपने छोटे में बता दिया, अरे ये तो मैंने तुमको बताया था याद करने का एक तरीका। अब मैं तुमको पूरा का पूरा इन डेप्थ नॉलेज प्रोवाइड कराऊंगा। यहां पर अब आप देखो, ठीक है, यहां पर यदि आप एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करोगे आपको क्या मिलेगा, यहां पर मिलेगा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर जब आप एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करोगे, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैप्टन वाले 3 स्टार यहां पर स्टेप लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो मैं आपको बता रहा हूं, सुनना मेरी बात ध्यान से, मेरी बात सुनो ध्यान से। कभी भी एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करोगे तो भैया पक्की बात है सॉल्ट तो बनेगा ही बनेगा। अब क्योंकि कार्बोनेट है तो CO2 बनेगी, अब CO2 है तो साथ में आप वाटर भी बना दो, तो ये 3 चीजों का फॉर्मेशन होगा। हाँ जी भैया आपने बता दिया। अब एक काम करते हैं भैया, आप एक कोई भी मेटल कार्बोनेट ले लो, आप मेटल कार्बोनेट ले लो। तो मैं मेटल कार्बोनेट ले लूं, कैल्शियम एक मेटल है, हाँ जी भैया कैल्शियम मेटल है, तो उसमें कार्बोनेट जोड़ दो तो COCO3 हो गया, CaCO3। अब आप एक एसिड से उसकी रिएक्शन भी करा दो ना भैया, हाँ जी ये लो करा दी, HCl से मैंने आपकी रिएक्शन करा दी। अब इससे जब मैंने रिएक्शन करा दी तो तुमको पता है कार्बोनेट जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो 2 चीजें पहले ही बना दो, दैट इज H2O और प्लस CO2। हाँ जी भैया बना दी। अब यहां पर सुनना मेरी बात, एक बनेगा सॉल्ट जो कि होगा CaCl2, ये होगा CaCl2। अब यहां पर एक चीज देखो, ये जो CO2 है ना, इसी के ऊपर तुम्हारा क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनेगा कि ये जो CO2 है ये निकल रही है ना। अब ये CO2 यहां पर निकलेगी। अब ये जो CO2 है ना, ये CO2 निकलती है ब्रिस्क ऑफ एफर्वेसेंस के साथ। वो जो बुलबुले
कर उठती है, ब्रिस्क ऑफ एफरवेसेंस के साथ निकलती है। तो तुमको क्वेश्चन पता क्या पूछेगा, इसमें से कौन सी गैस ऐसी है जो कि ब्रिस्क ऑफ एफरवेसेंस बनाकर निकलती है? तो उसका आंसर है CO2। अब इसको टेस्ट कैसे करोगे भैया कि यहां से पर CO2 निकल रही है? मैं तुमको बताता हूं। जब भी ये जो पर्टिकुलर CO2 है, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, सुनो सुनो सुनो, डिस्ट्रैक्ट मत हो। ये जो CO2 है, जब आप इसको लाइम वाटर के साथ पास करा दोगे, मैंने तुमको बताया था लाइम वाटर मतलब दो, एक होता है क्विक लाइम, एक होता है स्लेट लाइम। तो भैया यहां पर कौन सा लेना है? यहां पर लेना है स्लेट लाइम। जब तुम इस CO2 को स्लेट लाइम के साथ पास करा दोगे तो पता है तुमको क्या हुआ? क्योंकि यहां पर CO2 को तुमने उससे पास करा दिया, इट विल टर्न मिल्की, वो मिल्की हो जाएगा, थोड़ा दूधियापन उसमें आ जाएगा। क्यों पता? क्योंकि वहां पर एक व्हाइट प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन हो जाएगा CaCO3 का। तो वो तुमसे पता क्या पूछेगा, कौन सी गैस ऐसी कौन सी गैस हमने ऐड करी जिसकी वजह से वो मिल्कीनेस आ गई वहां पर? तो CO2। अब वो तुमसे पूछेगा ऐसा काय का फॉर्मेशन हुआ जिसकी वजह से मिल्कीनेस आ गई? तो दैट इज CaCO3। जो लोग बोल रहे हैं ना, यदि मैं यहां पर भी देखो, प्रैक्टिस सेशन तो मैं पक्का लेकर आऊंगा, आई प्रॉमिस यू, जो बोलता हूं वो करता हूं। यदि यहां पर बाई चांस भी यदि मैं नहीं भी लेकर आता ना, तो कई इंटेलिजेंट स्टूडेंट इतने हैं कि वो हर मोमेंट पर मैंने बताया कि कहां से वो क्वेश्चन पूछेगा, तो वो सारी चीज उन्होंने नोट डाउन करके रखी होगी। हाई हेड्स ऑफ टू दोज स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं। यदि तुमने यही CO2, अभी तो यही CO2, अब अपन बोलते हैं ना, द एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ठीक है? खेलने जा रहे हो, बढ़िया है, आधे घंटे के लिए 1 घंटे के लिए खेलने जा रहे हो, यदि वही चीज आप 2-3 घंटे कंटिन्यू करोगे तो वो चीजें आपको हैम्पर करेगी, फिर रिटन एग्जाम क्लियर नहीं होगा, फिर आप एथलीट ही बन जाओगे। यहां पर यदि वही CO2 यदि आपने एक्सेस में पास कर दी ना, तो मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगी। क्यों पता? अब तुमने इतनी CO2 पास कर दी, इतनी CO2 पास कर दी कि यहां पर पता काय का फॉर्मेशन हो गया? यहां पर फॉर्मेशन हो गया कैल्शियम बाइकार्बोनेट, दैट इज CaHCO3। इसको याद करके जाना, यह है कैल्शियम इसकी वजह से क्या होता है? मिल्कीनेस डिसअपियर होती है, इसकी वजह से मिल्कीनेस डिसअपियर होती है। और कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3, इसकी वजह से क्या होती है? वो अपीयर होती है। बस ये पूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बता दिया। ये रिएक्शन देखो, ये फट्टू सी रिएक्शन तुम्हारे यहां पर, इसमें कोई दम नहीं है। लाइम वाटर में CO2 पास करा दी, ये कैल्शियम कार्बोनेट बना जिसकी वजह से अपीयर होता है, मैंने तुमको यही बता दिया, और वाटर बनेगा। अब तुमने यही चीज को एक्सेस में पास कर दी भाई, मतलब कि ये इतनी चीज तो तेरी पहले ही बन गई थी। हाँ भैया, इतनी चीज आपने बता दिया कि इतनी तो पहले बन गई थी, अब इसमें और तुमने CO2 घुसेड़ दी, मतलब कि ये जो चीज है इसमें तुमने और CO2 घुसेड़ दी, तो अब ये फॉर्मेशन हो गया, इसकी वजह से वो मिल्कीनेस डिसअपियर हो गई। वाह भैया, क्या पढ़ा रहे हो यार, तुम लोग मेरी तारीफ नहीं करते हो, इसलिए मैं खुद कर लेता हूं। सेल्फ मोटिवेशन, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। एसिड और मेटल ऑक्साइड। मैंने तुमको क्या बताया था? मेटल ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर। यदि क्योंकि एसिड की रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ होगी और यहां पर सॉल्ट और वाटर बनेगा, खत्म। बस वो तुमसे यही पूछेगा कि मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर है कि नहीं। अब बेस की रिएक्शन देखो, अब यहां पर बेस को मेटल के साथ रिएक्ट करोगे तो वही सड़ी कहानी, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएगा, जैसे कि एसिड और मेटल रिएक्ट करके बना रहे थे। मगर यहां पर ये चीज याद रखना, यहां पर पता क्या बनता है? पहले बनना सोडियम, दूसरे में करना जिंक, और तीसरे पे करना जिंकेट, ठीक है? सोडियम जिंकेट, तो सोडियम फिर जिंक फिर यहां पर O2, तो सोडियम जिंकेट, ये थोड़ा याद करके जाना, क्योंकि ये चीज अलग है और अलग चीज UPSC बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है। तो ये बेस प्लस मेटल हो गया। अब बेस को हमेशा कैसे रिएक्ट करेंगे? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से। क्यों? क्योंकि ये एसिडिक इन नेचर है, ये सॉल्ट और वाटर बनाएगा। अब सुनना, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कौन सा है? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, तो CO2 तुम्हारा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है ये, और बेस तुम्हारा स्लेट लाइम जो है, ये बेस है, पता है कि नहीं? जिसके आखिरी में OH2 आए ना, याद रखना, जिसके आखिरी में OH2 आए, ये जनरली क्या होते हैं? ये होते हैं बेस, है ना? OH जिसमें आए, बेसिकली OH है। अब जैसे कि आप NaOH देख लो, NaOH तुम्हारा क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, ठीक है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, है ना? ये तुम्हारे बेस है। अब यहां पर कैल्शियम, ये जो ये है, ये तुम्हारा क्या है? मेटेलिक ऑक्साइड्स, है ना? ये नॉन मेटेलिक, कार्बन नॉन मेटल है, और ऑक्साइड तुम्हारा CO2 हो गया, सॉल्ट एंड वाटर। तो भैया इतनी चीज आपने बता दी। अब देखो, मैं तुमको एक चीज बताऊं, तुम लोग शॉक हो जाओगे। मैंने तुमको एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन याद करा दी, हाँ करा दी। एसिड की मेटल कार्बोनेट के साथ करा दी, हाँ जी करा दी। एसिड की मेटल ऑक्साइड के साथ करा दी, हाँ जी करा दी। बेस की मेटल के साथ, सारी की सारी भैया रिएक्शन ही याद हो गई आपने। तो दिस इज द वे, ठीक है? इस तरीके से पढ़ोगे ना, डेफिनेटली आपके एग्जाम में बिल्कुल 10 सेकंड से ज्यादा भी नहीं लगेगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में GAT का। और मतलब कि कितने मार्क्स देकर जाता है? 4। इसलिए मैं इसको बोलता हूं गेम चेंजर, एकदम पूरा का पूरा गेम चेंज कर देता है। 15 क्वेश्चन मीन्स अ लॉट, 15, ठीक है? 15 क्वेश्चन आते हैं यहां से। अब सुनो, कई बार क्या होता है, यहां न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो मैंने पहले ही बताती है, एसिड बेस सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। अब यहां पर एसिड और बेस को जब पानी में मिलाया जाता है ना, तो जैसे जनरली एसिड है, एसिड को पानी में मिलाओगे तो ये क्या देगा पता? ये देगा H+ आयन, ये देगा H+ आयन। एसिड विल गिव H+ आयन व्हेन इट इज एडेड इन वाटर, और ये जो बेस है, ये बेस देगा OH- आयन व्हेन एडेड इन वाटर। अब मेरी बात सुनो, एसिड की कंडीशन, मेरी बात ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। ये जो H+ आयन है, ये कभी भी अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। तो कभी भी एसिड को पानी
में मिलाया तो ये H प्लस पानी के साथ रिएक्ट करेगा ये वाले आयन से, और वो क्या बना लेगा, ये बना लेगा H3O प्लस आयन, जिसको कहा जाता है हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, याद रखना इसको। सो वी कैन से दैट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एसिड गिव्स H प्लस आयन और हाइड्रोनियम आयन। इन द सेम मैनर बेसिस गिव्स OH माइनस आयन। इट्स एब्सोल्युटली क्लियर भैया। अब कल मैंने आपको एक चीज बताई थी, कल मतलब लास्ट सेशन में, कि सारे के सारे बेस पानी में डिसॉल्व नहीं होते। एक ऐसा बेस होता है जो कि पानी में डिसॉल्व हो जाता है, जिसको कहा जाता है एल्कली। ठीक है, दोनों के दोनों एसिड और बेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं उनके एक्वस सॉल्यूशन में। क्यों? क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कभी भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। एसिड के पास H3O प्लस होता है या फिर H प्लस बोल दो, और बेस के पास OH माइनस होता है। सो डेफिनेटली वी आर ब्लडी श्योर इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब अपन बात करते हैं डाइल्यूशन की। डाइल्यूशन का मतलब पता क्या होता है? एसिड को पानी में मिलाना या बेस को पानी में मिलाना। मिक्सिंग ऑफ एन एसिड और बेस विद वाटर इज कॉल्ड डाइल्यूशन। इसको डाइल्यूशन बोलते हैं। अब सुनना मेरी बात, इससे पता क्या होगा? एसिड इतना पावरफुल था, इतना पावरफुल था एसिड। अब उस एसिड में मेरे भाई तूने मिला दिया पानी। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल, तो अभी जैसा होली निकली, मैंने मोस्टली अभी लास्ट सेशन लिए उसमें होली के ही एग्जांपल देकर खत्म करवा दिया। सुनो, जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास एसिड है, ठीक है, तुम्हारे पास कलर है ना, 10 रुपए का तुमने कलर परचेज करा है, एंड इन दैट पर्टिकुलर कलर यू हैव एडेड 10 ml of water. So when you would apply to anybody, it is going to impact a lot. It is going to affect a lot that particular person. It will be a strong color. But rather than adding 10 ml of water, if you add 30 ml of water, then it is going to reduce its पोटेंशियल। तो वो अपनी पोटेंशियल कम करेगा वहां पर। इन द सेम मैनर अब आप देखो, अब आपने एसिड को पानी के साथ मिला दिया, पहले स्ट्रांग था, अब उसके जो कंसंट्रेशन ऑफ आयन है, देयर विल बी अ डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम, कम हो जाएंगे। और अब हम एसिड और बेस को क्या बोलेंगे? डाइल्यूटेड बोलेंगे। तो मेरी बात सुनो, जब भी एसिड और बेस को पानी में ऐड करोगे, इनके मॉलिक्यूल्स आयन देंगे। और ये जो एसिड, अब ये लाल कलर से मैंने क्यों लिखा? देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं भाई। लाल कलर से लिख दिया क्योंकि खतरनाक है। कभी भी एसिड और बेस को पानी में मिलाओगे ना, दिस इज गोइंग टू बी अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो तुमको देखभाल करके ये काम करना है, ऐसे नहीं कि आंख बंद करके। तो क्या करना है? कभी भी पानी को एसिड में ऐड मत कर दियो, कभी भी गलती मत करना। एसिड को धीरे धीरे करके ऐड करना विद कांस्टेंट स्टिरिंग, घुमा घुमा के, जैसे शक्कर को चाय में मिलाते हैं ना, घुमा घुमा के, वैसे करना है। और वाटर को कभी भी ऐड नहीं करना है। व्हाई? बिकॉज इफ यू ऐड वाटर इनटू एसिड, इट मे कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट एंड कॉज बर्न ऑन योर फेस। उछल के तुम्हारे मुंह पे गिरेगा और जल जाओगे, मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहोगे। ठीक है, तो इसलिए एसिड को कायम में पानी में ऐड करना। अब आगे बढ़ते हैं, इंडिकेटर्स के बारे में बात करते हैं। तो देखो, एक होता है नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स जो कि नेचुरली पाए जाते हैं, जिसका फेमस एग्जांपल है लिटमस सॉल्यूशन। ये एक पर्पल कलर की डाई है जो कि कहां से? लिचन प्लांट से निकली। अब ये जो लिचन का प्लांट है ना, लाइकन, ये थैलोफाइटा से बिलोंग करता है, याद रख लेना। लाइकन का प्लांट थैलोफाइटा से बिलोंग करता है। ठीक है, अब आते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर जो कि कहां पर प्रिपेयर करे जाते हैं? ये इंडस्ट्रीज वगैरह में प्रिपेयर करे जाते हैं। इंडस्ट्रीज में प्रिपेयर करे जाते हैं, या फिर बोल दो आपके लैब्स वगैरह में डिजाइन करे जाते हैं। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ऑल्फैक्टरी कभी भी आए, ऑल्फैक्टरी का मतलब होता है स्मेल। ठीक है, ऑल्फैक्टरी का स्मेल होता है। ये स्मेल से आप बता सकते हो। यूनिवर्सल इंडिकेटर इज द मिक्सचर ऑफ ऑल द इंडिकेटर्स। भैया मजाक चल रहा है, सही में आप पढ़ा रहे हो? ऐसा लग रहा है मूवी चल रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, अब यहां पर पूरे के पूरे इंडिकेटर्स मैंने लिख दिए भाई, इसके बाहर कुछ भी नहीं आना। और जो एक्स्ट्रा फालतू का अपन नहीं पढ़ रहा है, ठीक है, जो मेन एग्जाम में आएगा ना, मैं तुमसे वादा क्या कर रहा हूं कि एसिड एंड बेस सॉल्ट के यदि तुम्हारे फॉर एग्जांपल 3 क्वेश्चन आते हैं, तो तुम उसमें से 2 क्वेश्चन कर दोगे। एक क्वेश्चन तो वो पक्की बात है उल्टा सीधा डालेगा। ठीक है, तो तुम 2 क्वेश्चन के ऊपर फोकस करो ना। ठीक है, मैं अपने स्टूडेंट से पता क्या बोलता हूं? मैं उनसे बोलता हूं कि यदि केमिस्ट्री में 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, सो आई डू नॉट गिव द एश्योरिटी ऑफ द 15 क्वेश्चन। मैं उनसे बोलता हूं कि केमिस्ट्री में तुम 10 क्वेश्चन करोगे। क्यों? फिजिक्स के 25 क्वेश्चन कौन करेगा, बायो के 10 क्वेश्चन कौन करेगा, इंग्लिश के 50 क्वेश्चन कौन करेगा, करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन कौन करेगा, पॉलिटी कौन करेगा, है ना, ये सारे कौन करेगा। ठीक है, तो इसलिए ओवरऑल तुम्हारे आखिरी में यदि तुम फॉर एग्जांपल 90 क्वेश्चन भी करते हो, यदि 80 कर दो, 80 भी करते हो, तो ये कितना हो गया? 320 हो गया। और मैथ्स में यदि तुम 100 मार्क्स भी लेकर आते हो, तो ये कितना हो गया? 420। दिस इज द रियल स्ट्रैटेजी मैन। 420 में कोई बंदा नहीं है जो आपको मेरिट आउट कर सके, यदि नॉर्मल आपका नॉर्मल पेपर बन रहा है, यदि उसका डिफिकल्टी लेवल एकदम ईजी नहीं जा रहा है। तो ये मैंने, अब सुनो, लिटमस के ऊपर बात करते हैं। लिटमस का मैंने बता दिया था आपको, वही लिटमस पेपर। अरे बाप रे बाप रे बाप। तो एसिड में रेड हो जाएगा, और एल्कलाइन मतलब कि बेस में क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। देखो, रेड कैबेज जूस, कैबेज का मतलब जिसको नहीं पता मैं बता दे रहा हूं, पत्ता गोभी। तो ये रेड कैबेज जूस है। तो कैबेज का कलर तो भैया ग्रीन होता है, और रेड क्यों ऐड कर दिया? रेड पता क्यों ऐड करा? जैसे एसिड में लिटमस रेड बताता है ना, उसी तरीके से ये रेड कैबेज जूस रेड हो जाता है एसिड में। और जो इसका एक्चुअल कलर है कैबेज पत्ता गोभी का, ये क्या है? ग्रीन।
ठीक है, ये कोई नहीं बता रहा है, मैं बता रहा हूं। हल्दी, अब कई लोग क्या बोलते हैं, शादी वगैरह में हल्दी होती है ना, तो कहा जाता है हल्दी के बाद कभी भी साबुन नहीं लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि साबुन होता है बेस, उसको लाल कर देगा। तो वही चीज यहां रिएक्ट करो, टर्मरिक एसिड बेस में मिलाओगे तो क्या रहेगा, रेडिश ब्राउन, और एसिडिक में कोई भी इंपैक्ट नहीं रहेगा, येलो की येलो रहेगी। अब हाइड्रेंजिया प्लांट की बात करोगे, हाइड्रेंजिया प्लांट की बात करोगे तो ये एसिडिक में ब्लू रहता है और यहां पर पिंक, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखो, फिनोफ्थेलिन, फिनोफ्थेलिन कभी भी आए, फिनोफ्थेलिन कभी भी आए तो यहां पर एक बात याद रखना, फिनोफ्थेलिन यहां पर पी दिख रहा है तुमको फिनोफ्थेलिन का, तो ये पी का फिनोफ्थेलिन और पी से पिंक, तो बेस में ये हमेशा पिंक हो जाएगा और बाकी दोनों सोल्यूशन में न्यूट्रल और एसिड में कलरलेस। ठीक है, हर एक चीज मैं तुमको बता रहा हूं, ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि याद कर लो, मेरी आदत ही नहीं है। ठीक है, अब ये मिथाइल ऑरेंज है, अब ऑरेंज दो कलर से मिलकर बनता है, तुमको पता है, एक होता है रेड और एक होता है येलो, तो बस रेड में एसिड, येलो में बेस, और दोनों से मिलकर ऑरेंज बना, न्यूट्रल में ऑरेंज शो करेगा, बात खत्म। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जो कि ऑर्डर चेंजेस शो करते हैं। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, स्मेल। इसका एग्जांपल याद करके जाना, ये जो वनीला एक्सट्रैक्ट और अनियन होता है ना, प्याज वगैरह, ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं। ये क्या करता है, ये वनीला एक्सट्रैक्ट और अनियन, ये वनीला, एक ये वनीला और एक प्याज, ये ऐसी दो चीज हैं, ये स्मेल से शो करा देते हैं कि ये एक्चुअली में एसिड है या नहीं है। ठीक है, सारी चीजें याद हो गई, हाँ जी भैया याद हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, ये होता है पीएच, ये पूरा का पूरा पीएच है, आप देख लो 7 का होगा, 7 का मतलब है न्यूट्रल। जितना कम जाते जाओगे, फॉर एग्जांपल यहां पर एक H+ आयन है, यहां पर तुमको 2 मिल जाएंगे, H+ आयन 2 मिलेंगे। यहां पर H+ आयन कितने होंगे, यहां पर H+ आयन 3 होंगे। ठीक है, यहां पर H+ आयन कितने होंगे, यहां पर H+ आयन 4 होंगे। समझ में आ रहा? अब यहां पर OH है, यहां पर OH 2 होंगे, मतलब कि 2 नहीं, वो ज्यादा बढ़ते जाएंगे। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, जितना ज्यादा आप एसिडिक होगे उतने ज्यादा H+ बढ़ेंगे, और जितना बेसिक होगे OH बढ़ेंगे। भैया आपने हाइड्रोनियम क्यों नहीं करा? अरे भाई तेरे को हाइड्रोनियम बोलना है बोल दे, कपिल भैया ने जब एक बार सिखा दिया कि H+ अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो हाइड्रोनियम बन जाएगा, तो हाइड्रोनियम बोल दे। समझ में आया सभी को? अब देखो यहां पर कलर इसका ब्लू होते जाता है और यहां पर इसका होते जाता है रेड। ठीक है, ये भी याद रखना। अब मेरी बात सुनो, यदि H+ और H3O+ ज्यादा रहेंगे तो ज्यादा एसिडिक रहेगा, OH- रहेगा तो बेसिक रहेगा। अब मेरी बात सुनो, रात में जो बंदे दूध पीते होंगे ना, उन सभी को पता है भाई, मैं तो मिल्क है ना सीधे, और मेरे बैच के स्टूडेंट जब मैंने उनसे पूछा था रात में दूध कितने बजे पीते हो, उन्होंने बोला 10 बजे। तो इससे पता क्या याद कर सकते हो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच है 10, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि है NaOH, NaOH का मतलब क्या है, बेस, और बेस का कितना रहेगा, 14 रहेगा कि नहीं, बेस हाई एकदम 14, ये देखो 14 सबसे हाई है। ठीक है, समझ में आया? अब यदि मतलब अपने प्योर वाटर और ब्लड की बात करेंगे तो 7.4। ठीक है, बॉडी का भी समथिंग इतना ही होता है। अब सुनो, मैंने तुमसे 2 चीज पूछी, एक है तुम्हारा क्या, एक है तुम्हारा गैस्ट्रिक जूस, है ना, एक है तुम्हारा गैस्ट्रिक जूस, नहीं अच्छा एक है गैस्ट्रिक जूस। अच्छा 2 क्वेश्चन पूछता हूं, 2 एसिड है, एक एसिड है तुम्हारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक है सिट्रिक एसिड। ठीक है, मेरे को बताओ कौन सा ज्यादा एसिडिक रहेगा, है ना। मैं तुमको 2 ऑप्शन देता हूं, इसमें से 1.2 वाला कौन सा रहेगा, 2.2। तुम बोलोगे भैया HCl 1.2 रहेगा और इसमें 2.2, जितना कम पीएच उतना ज्यादा एसिडिक, ये ज्यादा एसिडिक रहेगा और ये कम एसिडिक रहेगा। क्यों? क्योंकि HCl खुद में एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और जो सिट्रिक एसिड है वो सिट्रिक एसिड है, मगर ये सिट्रिक एसिड है और वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो अब सुनो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहां पर प्रेजेंट रहता है, गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट रहता है, हाँ जी, और सिट्रिक एसिड कहां पर प्रेजेंट रहता है, लेमन जूस में प्रेजेंट रहता है। तो आप खुद लगाओ, गैस्ट्रिक जूस का पीएच 1.2 होगा और लेमन जूस का 2.2 होगा। सारी चीजें याद करा कर भेज रहा हूं, यू कैन क्लियरली सी। एसिड रेन कब होता है, जब पीएच 5.6 से कम हो जाता है, तुम्हारा पीएच रेन होगा। टूथ डिके का मतलब क्या है, कई लोग होते हैं ना प्रॉपर ब्रश वगैरह नहीं करा, सुबह से उठ के चाय पी ली, जो एकदम अनहेल्दी फूड हैबिट्स होती है जिनकी, उनको क्या टूथ डिके होने लगता है। उनकी जो टूथ एनिमल होती है ना, जो कि कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बनती है, यहां पर लिख दे रहा हूं, कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बनती है टूथ एनिमल। ये जो इनेमल होती है ये इससे मिलकर बनती है, ये क्या होने लगती है, ये होने लगती है डिग्रेड। अब ये डिग्रेड पता क्यों होने लगती है, क्योंकि इसका पीएच 5.5 से कम होने लगता है। समझ में आया? और वो जो टूथपेस्ट है वो एक बेसिक की तरह काम करता है, पूरे मुंह में जो आपके एसिडिक बना हुआ है उसको काय में चेंज करता है, उसमें बेस में चेंज करता है। क्लियर है कि नहीं सभी को? यार जितने बंदे सेशन देख रहे हैं ना, कमेंट सेक्शन में एकदम बढ़िया से मेरे को रिस्पॉन्स बताना, कैसा लग रहा है सेशन, तुमको मजा आ रहा है कि नहीं। अब देखो 2 प्रकार के प्लांट होते हैं, है ना, कहीं भी जंगल वगैरह में। एक ये है, ठीक है, एक यहां पर ये प्लांट लगा हुआ है, ठीक है। अब इसकी एक पत्ती है जिसको कहा जाता है नेटल लीव्स, ठीक है, नेटल लीव्स। अब एक बंदा गया, ये नेटल लीव्स से टकराया और इस नेटल लीव्स की वजह से पता उस बंदे को क्या होने लगा, बहुत ज्यादा इरिटेशन होने लगा, बहुत ज्यादा इरिटेशन होने लगा। और उसके बाद साथ ही साथ उसको क्या होने लगा, बर्निंग सेंसेशन होने लगा, बर्निंग सेंसेशन होने लगा। पता क्यों? क्योंकि ये नेटल लीव्स ने उसने मीथेनोइक एसिड जो है वो इंजेक्ट कर दिया था। ये PYQ में पूछा हुआ है और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं जो कि मैंने ऊपर आपको बताए नहीं है।
अब ये जो नेटल लीव्स हैं, इन्होंने मीथेनोइक एसिड उस पर्सन के हाथ पैर कहीं पर भी इंजेक्ट कर दिया, इसकी वजह से क्या होगा, ये सारी चीजें होंगी। अब वो बंदा क्या करेगा, इसके साइड में एक प्लांट मिलेगा, ठीक है, इस प्लांट को कहा जाता है डॉग प्लांट। जब ये डॉग प्लांट को अपने शरीर के ऊपर रब कर लेगा, इसका सेंसेशन कम हो जाएगा। समझ में आया? तो नेटल लीव्स इज द प्रॉब्लम एंड डॉग प्लांट इज द सोल्यूशन। ठीक है, एनडी इज द प्रॉब्लम एंड रोर एनडी इज द सोल्यूशन। समझ में आ रहा है? वही चीज है। अब आगे बढ़ते हैं, सॉल्ट। अब फाइनली सॉल्ट के ऊपर आता है, एसिड और बेस खत्म हो गया। ठीक है भैया, कुछ एक्स्ट्रा चीजें वो क्यों नहीं बता रहे हो? अरे एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, जो हाई चीजें हैं उन्हीं को पढ़ो ना, क्यों फालतू का आपको आगे बढ़ना है? यदि 100% क्वेश्चन साइंस से आ रहे हैं तो उसमें से 85 to 90% क्वेश्चन, 85% क्वेश्चन 9-10 से आ रहे हैं, तो आप उनके ऊपर ध्यान दोगे ना कि 15% के ऊपर। कॉमन सेंस लगाओ। अब अपन पढ़ते हैं सॉल्ट्स के बारे में। सॉल्ट्स ये जो कैसे प्रोड्यूस होंगे, मैंने आपको बताया था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी एसिड और बेस के बीच में। क्या बनाएंगे? सॉल्ट बनाएंगे और वाटर बनाएंगे। अब यहां पर देखो, सॉल्ट जिसका स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, तो इनका पीएच, इनका जो पीएच है, इट विल बी लेस देन 7 से कम होगा। यदि आप स्ट्रॉन्ग बेस, ऐसा सॉल्ट जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है, इसका जो पीएच होगा, इट विल बी ग्रेटर देन 7। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, सॉल्ट की कहानी पता क्या है भैया? इसकी जो केमिकल रिएक्शन है ना, अलग अलग नाम आते हैं, कास्टिक सोडा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर्स, वॉशिंग सोडा, बिल्कुल भी याद नहीं होता है, मेरी गारंटी। मैं आपको समझाऊंगा, मैं याद कराऊंगा, मेरे तरीके से फॉलो करो, गारंटी दे रहा हूं, एक क्वेश्चन भी छोड़कर नहीं आओगे यदि एग्जाम में फंस गया तो। चैलेंज के साथ बोल रहा हूं, चैलेंज के साथ बोल रहा हूं, आपको याद कराता हूं। देखो मेरी बात, एक तो जो बेसिक रिएक्शन थी वो तुम्हारी क्या थी, देखो अब भी याद कराता हूं पूरी की पूरी। बेसिक रिएक्शन भैया ये थी कि एसिड है ना, कोई भी एसिड है, इस एसिड को आपने बेस के साथ रिएक्ट कर दिया तो ये क्या बनाएगा भैया? ये बनाएगा सॉल्ट और वाटर, ये बनाएगा सॉल्ट और वाटर। तो ठीक है भैया, आप एक एसिड ले लो HCl और आप एक बेस ले लो NaOH, है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या बनाएगा? NaCl, जो कि आपका नमक होता है, और ये बनाएगा H2O। अब ये आपका नमक बन गया। हाँ जी भैया, नमक बन गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जो नमक बना है ना मेरे भाई, इसको उठाकर नीचे ला, इसको उठाकर तू नीचे ला। इस नमक में ये जो NaCl है, इस नमक में तू पता क्या ऐड कर? इस नमक में ऐड कर दे पानी, है ना। अब जब तूने इस नमक में पानी ऐड कर दिया, मतलब कि इट हैज बिकम द एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ये क्या बन गया? एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो इसको कहेगा तू ब्राइन, अब जब तूने इसमें ऐड कर दिया, अब तू आगे क्या कर, यहां पर कर केमिकल रिएक्शन, मतलब इसमें करंट पास कर दे, इलेक्ट्रिक करंट पास कर दे। अब जब तूने इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कर दिया, तो अब तेरा क्या बनेगा? अब तेरा बनेगा क्या? NaOH। हाँ जी सर, NaOH बनेगा। इसके साथ बनेगा Cl2, क्योंकि यहां पर ये Cl है, और साथ में बनेगा H2, क्योंकि यहां पर ये H2 है। समझ में आया? अब ये जो NaOH बना है, इसको कहेगा तू कास्टिक सोडा। इसको क्या कहेगा? कास्टिक सोडा। और इसी कास्टिक सोडा को कहता है तू सोडियम हाइड्रोक्साइड। समझ में आया? अब मेरी बात ध्यान से सुन, पूरी बात ध्यान से सुनना, पूरी एक एक चीज सुनेगा, सारी चीज समझ में आएगी। मैं लड़कियों को भी ऐसे बोल रहा हूं, सुनेगा, ठीक है? वो नहीं तो ऐसा ना हो कि भैया आप बोल दो भैया जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कर, नहीं, फॉर मी बोथ आर इक्वल, दोनों के दोनों कैडेट बनोगे तुम लोग, ठीक है? अब ये जो Cl2 है, इसका क्या करो, तुम जाओ और इसको काई के साथ पास करा दो, लाइम वाटर के साथ पास करा दो। लाइम वाटर क्या है? लाइम वाटर मैंने तुमको बताया था CaOH2 है, इसके साथ पास करा दो काई को, Cl2 को। अब यहां पर जब तुमने पास करा दिया, तुम्हारा पता क्या बनेगा? कैल्शियम, ये तो कैल्शियम है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2। तो ये जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनेगा और साथ में बनेगा वाटर। अब ये जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बना ना, इसको क्या बोलोगे? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और ये बना ब्लीचिंग पाउडर, इसको बोलोगे ब्लीचिंग पाउडर। याद रखो, क्या ही याद करना, लाइन से बता रहा हूं, ऐसे लाइन से याद करके जाना। अब सुनो मेरी बात, कास्टिक सोडा हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, हाँ भैया दोनों हो गए। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, सुनो, मैंने तुमसे पूछा कि तुमको 2 चीज दी है, मैंने तुमसे बोला, मैंने कहा तुमको क्या बनाना है? तुमको बनाना है दाल बनाना है, ठीक है, दाल बनाना है। उसके बाद तुमको बनाना है चावल बनाना है, प्लस साथ में तुमको बनाना है रोटियां बनाना है, ठीक है, रोटियां बनाना है, ठीक है। और एक तरफ मैंने तुमको बोल दिया तुमको क्या करना है, एक शर्ट को जाकर धोना है, एक शर्ट और एक पैंट को जाकर क्या करना है, वॉश करना है। तो काय में ज़्यादा टाइम लगेगा? तुम बोलोगे भैया इसको ज़्यादा बेक करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो सुनना मेरी बात, ये ट्रिक है बेक करने में। तो बेक करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है ना, तो ज़्यादा चीज़ें ऐड करोगे। अब ज़्यादा चीज़ें क्या क्या ऐड करोगे? ऐड कर दो तुम। अब काय में ऐड करना है? तुमको ऐड करना है NH3 में। सुनना, NH3 है तुम्हारा, हाँ जी भैया NH3 है, उसमें तुम लो सारी चीज़ें, H2O लो, उसमें लो CO2 लो, ठीक है, उसमें लो तुम NH3 लो, और NH3 के साथ देखने देना एक चीज़ और लोगे तुम यहाँ पर NaCl, ठीक है, इसके साथ में तुम लो NaCl, है ना। जो NaCl तुमने ऊपर लिया था ना, NaCl भी ले लो। अब तुम्हारा पता क्या बनेगा? तुम्हारा बनेगा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा पता क्या होता है?
बेकिंग सोडा होता है तुम्हारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब NaHCO3, ये तुम्हारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना, और यहाँ H2 वगैरह बनता रहेगा, वो देख लेना। ये तुम्हारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना, हाँ जी भैया बन गया, इसी को बोलेंगे बेकिंग सोडा। अब ये जो बेकिंग सोडा है NaSCO3, इसको तू क्या करते, हीट कर दे, इसको हीट करेगा तो क्या मिलेगा, Na2CO3, और पानी अलग फिका जाएगा। अब ये जो Na2CO3 मिला है, Na2CO3 है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मान रहा हूं कि इसको तुम वॉशिंग सोडा बोलोगे, मगर तुम इसको क्या करो, इसमें कुछ 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O ऐड कर दो, तो अब तुम्हारा Na2CO3.10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, इसको क्या बोलोगे, वॉशिंग सोडा। काम फतेह है तुम्हारा। बस भैया एक बार पूरा बढ़िया तरीके से बता दो। ये लो, HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड था, NaCl बना। इस NaCl को, ये बेसिक रिएक्शन थी, ये बेसिक गॉडफादर रिएक्शन थी। इस NaCl को तू उठाकर कहां पर लेकर आया, यहां से उठाकर तू कहां पर ले आया, यहां पर, ठीक है। इसमें तूने वाटर ऐड करा, करंट दिया, अब तेरा क्या बन गया, तुम्हारा जो मेन चीज है वो बन गई, दैट इज NaOH, ठीक है। अब यहां पर जो Cl2 है, यहां पर Cl2 जो बना, इसको उठाकर तू कहां पर लेकर आया, यहां पर, और कहां पर ऐड करा दिए, स्लेट लाइम के साथ। यहां बन गया क्या, ब्लीचिंग पाउडर, जो कि तुम्हारे को चाहिए था, ये मेन चीज, ये ग्रीन वाले कलर से ये बन गई। अब आगे देख, अब मैंने तेरे को बोला था कि यहां पर ये चीज लेने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो ये NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस अमोनिया, NH4Cl बनेगा और NaSCO3, NH4Cl बना, ठीक है। अब इसी को तूने हीट कर दिया, तो ये क्या बना, Na2CO3 H2O और CO2 ये निकला। अब ये जो इसमें 10, देख एक बात बताऊं तुम्हें, ये जो Na2CO3 है, इसको तुम बोल रहे हो सोडियम कार्बोनेट, और तुम बोलोगे वॉशिंग सोडा को ही तुम यही बोलोगे सोडियम कार्बोनेट, मान रहा हूं कि यही बोलोगे, मगर क्या करना, इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी होता है 10H2O, ठीक है, याद रखना। अब तुम जनरली बेकिंग पाउडर यूज करते हो, बेकिंग सोडा, भैया बेकिंग पाउडर यूज करते हैं, तो ऊपर तो आपने बेकिंग सोडा बनाया है, तो अब नीचे क्या करें, अब नीचे एक काम करो मेरे भाई, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए पता क्या करो, ये जो तुम्हारा सोडा है, ये तुम्हारा जो बेकिंग सोडा है, इस बेकिंग सोडा को कोई भी एडिबल एसिड के साथ रिएक्ट करा दो, तो इसका जो H+ आयन इसमें मिलेगा, यहां पर बनेगा सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, ये बन जाएगा बेकिंग पाउडर। ये क्या बन जाएगा, बेकिंग पाउडर बन जाएगा। समझ में आया सभी को, समझ में आया कि नहीं, सारी चीजें समझ में आ गई भैया। अब एक काम करो, आप थोड़ा सा हमको ऐसी चीजें बता दो जो कि अभी तक पढ़ाई, देखो ध्यान से सुनना। पहली चीज पढ़ी कास्टिक सोडा, ठीक है, कास्टिक सोडा। दूसरी चीज पढ़ी ब्लीचिंग पाउडर, हाँ जी भैया, दूसरी चीज हमने पढ़ी ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर। उसके बाद भैया आपने बताया था बेकिंग सोडा, बेकिंग में ज़्यादा टाइम लगता है, इसको बोला था बेकिंग सोडा। इसके बाद भैया आपने बताया वॉशिंग सोडा, ये वॉशिंग सोडा आपने बता दिया। अब सुनना मेरी बात, कास्टिक सोडा को क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाँ जी भैया। ब्लीचिंग पाउडर को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2। बेकिंग सोडा को हम लोग बोलेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaSCO3। वॉशिंग सोडा को बोलेंगे सोडियम Na2CO3.10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। बात खत्म। अब देखो आगे, एक चीज़ होती है जिप्सम, पता, अब तुमने POP सुना होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये पता कहां से बनता है, जिप्सम से। कैसे, ये जो जिप्सम है ना तुम्हारा, जिप्सम कैल्शियम कार्बोनेट, इसको क्या करो तुम 373 केल्विन पर हीट कर दो, याद रखना ये 373 केल्विन पर हीट कर दो। अब तुम्हारा जिप्सम क्या होता है, जिप्सम में होता है CaSO4.2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। याद रखना कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, वॉशिंग सोडा में कितने थे, 10 थे, जिप्सम में कितने हैं, 2 हैं। यहां पर CaSO4.2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O है, आपने 373 केल्विन पर इसको हीट कर दिया। पहले एक हाफ हो गया, हाफ में चेंज हो गया, और एक 1.5 में चेंज हो गया। 1.5 और हाफ कितना होगा, 2 होगा। यहां पर तुम्हारा POP बन गया। POP क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट डॉट हेमीहाइड्रेट, इसको क्या बोलोगे, हेमीहाइड्रेट, इसको बोलोगे हेमीहाइड्रेट। हाइड्रेट क्यों, क्योंकि हेमीहाइड्रेट मतलब आधा है। समझ में आया। तो जब यदि तुम इसको 373 केल्विन पर हीट कर रहे हो, यदि इससे ज्यादा कर दिया, 400 केल्विन पर कर दिया, तो तुमको एक सूखा बुरादा अनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट मिलेगा। पूरा दिमाग में भर लो इसको, क्या मिलेगा, अनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। अब सुनो यहां पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, यदि किसी सॉलिड में थोड़ा वाटर का अमाउंट यदि तुमको प्रेजेंट होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, वाटर क्रिस्टलाइजेशन। जिप्सम में क्या होता है, जिप्सम को बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, मतलब 2 होंगे। POP को बोलोगे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसको बोलोगे हाफ। यदि ब्लू विट्रियोल की यदि मैं बात करूं तो ये कॉपर है, कॉपर, दिस इज नॉट कैल्शियम। एक तुमको कैल्शियम भी ऑप्शन में देगा, बट दिस इज कॉपर। कॉपर का कितना होता है, 5। कॉपर सल्फेट, ब्लू विट्रियोल में कॉपर सल्फेट होता है और 5 होता है, ठीक है। अब आखिरी स्लाइड है भाई, यहां पर यूजेस देख लो, तुम्हारा काम खत्म। यूजेस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, इतनी चीजें कराई, आखिरी की और चीजें देख लो, तुम्हारा काम खत्म। इसके बाद अपन कार्बन कंपाउंड स्टार्ट करेंगे। यहां पर देखो, यहां पर क्या चीज है, ये जो
तुम्हारे तीन प्रकार हैं जो कास्टिक सोडा बना रहे थे, तुम्हारे प्रोडक्ट क्या था, H2 था, Cl2 था, NaOH था। अब हाइड्रोजन का यूज कहां करा जाता है, फ्यूल में, मैगजीन, मार्गरीन, अमोनिया, फर्टिलाइजर में। Cl2 का, क्लोरीन का यूज तुमको पता है, पानी के ट्रीटमेंट में यूज करा जाता है, स्विमिंग पूल में ऐड करा जाते हैं ताकि उसको डिसइंफेक्टेंट बनाया जा सके। CFC में करा जाता है, पेस्टिसाइड में करा जाता है। अब यदि तुम देखोगे यहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका मेडिसिन में यूज करा जाता है, कॉस्मेटिक क्रीम वगैरह रहती है वहां यूज करा जाता है। NaOH जो फाइनल है, ये तो इंपॉर्टेंट है, कास्टिक सोडा का यूज कहां पर करा जाता है, ये सोप और डिटर्जेंट में यूज करेंगे, मेटल की डीग्रीजिंग में यूज करेंगे, पेपर मेकिंग में और आर्टिफिशियल फाइबर में। ये प्रोसेस को क्लोर एल्कली प्रोसेस कहा जाता है कास्टिक सोडा को। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म। इसमें प्रोडक्ट क्या क्या बने, एक तो हमारा Cl2 बना, हाँ जी भैया, क्लोर बना, और एल्कली को क्या बोलते हैं, NaOH तुम्हारा एल्कली, इसलिए इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है ये चीज। अब ब्लीचिंग पाउडर क्या था, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 था भैया। अब ये CO, पहली बात तो ब्लीचिंग पाउडर इसके नाम से देखो, कॉटन, लिनन, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ब्लीचिंग करने के लिए यूज होता है। पेपर इंडस्ट्री में वुड पल्प को ब्लीच करने के लिए यूज होता है, ठीक है। और सेकेंडली जितने भी धुले हुए कपड़े हैं लॉन्ड्री में, उनको ब्लीच करने के लिए यूज, तो ओवरऑल पहली चीज ब्लीचिंग के लिए यूज होगा। सेकेंडली इसमें क्या प्रेजेंट है, इसमें क्लोरीन प्रेजेंट है। क्लोरीन कहां पर यूज होगा, पानी के डिसइंफेक्टेंट में, ताकि उसको फ्री ऑफ जर्म्स बना सके, यहां पर यूज होगा। इसमें क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। क्योंकि इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इट इज ऑल्सो यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्री। गला फाड़ के चिल्ला रहा हूं, ठीक है भाई, ये भी समझ में आ गया। अब आगे देखो तुम, यहां पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब बेकिंग सोडा। ये पता काय का इंग्रेडिएंट है, ये एंटासिड का इंग्रेडिएंट है। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक सोडा है, बेकिंग सोडा। जब तुम ये सोडा, तुम कभी भी देखना एंटासिड का इंग्रेडिएंट, तुम जनरली कहा जाता है ना, कभी किसी को एसिडिटी होती है तो इस एसिडिटी के केस में क्या करता है वो बंदा, इस एसिडिटी के केस में सोडा पी लेता है, किनले की जो बॉटल आती है। क्यों पता? वो ऐसा होता है क्योंकि एसिडिटी हुई तो पेट में क्या जमा, एसिड जमा। तो ये देखो, ये रिएक्शन यहीं पर गिवन है, यहीं पर गिवन है, ये एसिडिटी हुई, एसिड जमा। अब साथ में क्या हुआ, तुमने सोडा पी लिया, अब तुम्हारा जितना भी खाना था वो नमक बन गया, तुमने डकारे ली CO2 और वॉशरूम जाकर H2O। समझ में आया? ये जो रिएक्शन अभी से तुम इनो वगैरह पीते आए होगे, उसकी रिएक्शन मैंने तुमको यहां पर बता दी। समझ में आया? अब ये जो चीज है याद रखना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसका यूज करा जाता है। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। एक बात मैं आपको बताऊं, सुनना मेरी बात, ये जो बेकिंग सोडा है, इसको इट ऑल्सो एक्ट एज अ प्रिजर्वेटिव ऑफ मिल्क। क्यों? क्योंकि गर्मी के टाइम पर क्या होता है, ये जो पानी है ना, ये दूध है, दूध में इसको ऐड कर लिया जाता है। अब कई बार क्या होता है, दूध में लैक्टिक एसिड आ जाता है। अब यदि लैक्टिक एसिड आया तो ये क्या करता है, उस लैक्टिक एसिड को डिकम्पोज कर देता है ना, जो रिलीज होता है, और दूध को, अब यदि यहां पर उसमें ऐड, यहां पर लैक्टिक एसिड गर्मी में रिलीज होगा, यदि यहां पर NaSCO3 मतलब कि बेकिंग पाउडर ऐड हो गया, तो ये क्या करेगा, जो एसिडिक इफेक्ट है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा और मिल्क को क्या सोर नहीं होने देगा। समझ में आया? इट वॉज ऑल अबाउट एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। ये चीज हमने खत्म कर दी है। मेरे को पानी पीने दो और फिर अपन क्या स्टार्ट करते हैं, अपना कार्बन एंड कंपाउंड। ये बैकग्राउंड म्यूजिक ये आवाज आ रही होगी, उसका छोड़ो तुम लोग, ठीक है, बस मेरी आवाज के ऊपर फोकस करो। अब अपन स्टार्ट करने वाले कार्बन एंड कंपाउंड, ठीक है। दिस इज योर कपिल भैया, ठीक है। वेलकम यू ऑल ऑन रोर इंडिया अगेन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो यहां पर पहले देखते हैं आयनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है, आयनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। अब आयनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड पता कैसे बनते हैं? इलेक्ट्रोवेलेंट और आयनिक एक ही चीज होती है, याद रखना है ना। इलेक्ट्रोवेलेंट वो कोवेलेंट अलग होते हैं, ये आयनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड है। इसका रिलेशन कोई कार्बन कंपाउंड से नहीं है। अब जैसे सोडियम है, सोडियम का कितना है एटॉमिक नंबर 11 मतलब कि 281। क्लोरीन का कितना है, इसका 17 मतलब कि 287। तो इसके पास कितना रहेगा आखिरी में? अब ये आखिरी वाले जितने भी होते हैं ना, इनको ड्रॉ करना पड़ता है। इसके पास 1 है, क्लोरीन के पास कितने, 7 है, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7। अब मतलब कि क्लोरीन को अपनी शेल कंप्लीट करने के लिए कितने देना है? शेल कंप्लीट करने के लिए इसका 287 है, इसको 1 चाहिए, और इसको एक देना आसान होगा या लेना? 1 देना, तो ये दे देगा और ये रिसीव कर लेगा। तो यहां पर क्या होगा, इसने इसको दे दिया, तो यहां पर क्या बन गया, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। यहां पर शेयरिंग नहीं हुई, यहां पर क्या हुआ, कंप्लीटली डोनेटिंग हुई। जो भी हुआ, या तो गेन हुआ या तो लूज हुआ। तो यहां पर देखो एक ऐसा केमिकल बॉन्ड जो कि काय की वजह से बनता है, इट इज फॉर्म ड्यू टू द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर, इट इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। कंप्लीट ट्रांसफर होगा,
अब इस केस में जो कंपाउंड बनेगा ना, इसको बोलेंगे आयनिक कंपाउंड। अब यहां पर क्या होता है, जो मेटल है वो क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, यदि लूज करेगा तो ये क्या बनाएगा, कैटायन, और कैटायन क्या होता है, पॉजिटिव। और यदि गेन करेगा तो ये क्या बनाएगा, एनायन बनाएगा, जिसको कहा जाता है माइनस। ये जो प्लस होता है ये क्या होता है, ये होता है मेटल्स, और जो माइनस होते हैं ये क्या होते हैं, नॉन मेटल्स। और ये कल ही मैंने आपको बढ़िया तरीके से समझा दिया था। अब मेरे भाई आगे बढ़े। हाँ जी भैया आगे बढ़ो। अब आयनिक कंपाउंड के बारे में स्टडी कर लेते हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है यार, बहुत ईजी है। कंप्लीट ट्रांसफर से बन रहे हैं तो सोचो कितने स्ट्रांग होंगे। अब आप खुद सोचो, पूरा का पूरा यहां से वहां ट्रांसफर हो रहा है तो इनका बॉन्ड जो है वो कितना स्ट्रांग होगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं। देखो सारी चीजें याद करने की जरूरत नहीं है, फील करो मेरे साथ। फिजिकल नेचर क्या है कि ये जो आयनिक कंपाउंड है दे आर हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। इनका बहुत ही हार्ड होते हैं, क्यों? क्योंकि इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। और ये जो कंपाउंड है जनरली ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मतलब कि यदि तुम इनको ठोकोगे तो ये टुकड़ों में टूट जाएंगे, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, ब्रिटल बोलते हैं। यदि एक बात बताओ, यदि इनका बहुत ज्यादा, इनका आयनिक अट्रैक्शन, इनका जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये बहुत हार्ड है, इनका बॉन्ड स्ट्रांग है, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट, इनको मेल्ट करने के लिए, बॉइल करने के लिए इनको ज्यादा टेंपरेचर की जरूरत होगी कि नहीं। सो दीज पॉइंट्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन। अब सॉल्युबिलिटी की बात करें, ये जो कंपाउंड होता है ना, ये सॉल्युबल काय में घुलते हैं पता, दे आर सॉल्युबल इन वाटर, पानी में घुल जाएंगे, पानी में घुल जाएंगे। और पानी को पता क्या कहा जाता है, पानी को कहा जाता है पोलर सॉल्वेंट। अब यदि आप देखोगे कैरोसिन फॉर एग्जांपल, ये जो कैरोसिन है ना, ये नॉन पोलर है, ये है नॉन पोलर चीज। अब ये जो नॉन पोलर चीज है इसमें वो नहीं घुलेंगे, ठीक है, इसमें नहीं घुलेंगे। आखिरी चीज आती है क्या, यहां पर पता पोलराइजेशन होता है, मतलब प्लस प्लस वाले अलग, माइनस माइनस वाले अलग। अब कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे तो यहां पर पता, जो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा तो यहां पर चार्ज पार्टिकल्स का मूवमेंट होना बहुत जरूरी है। तो जो आयनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड होते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मगर ये सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी अपने मॉल्टन फॉर्म या एक्वस सोल्यूशन में कंडक्ट करेंगे। क्यों? मैंने तुमसे क्या बोला था, इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या चाहिए तुमको, चाहिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मतलब फ्री आयंस बोल दो या फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोल दो, ये तुमको चाहिए। फ्री चार्जेस चाहिए, है ना, फ्री चार्जेस का फ्लो चाहिए। तो ये चार्जेस का फ्लो का पॉसिबल होगा, फ्लो तो सिर्फ मॉल्टन फॉर्म और एक्वस सॉल्यूशन में ही पॉसिबल है ना। तो ये यहां पर क्या करेंगे, मूव करेंगे। मॉल्टन फॉर्म में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, क्यों? क्योंकि तुमने हीट दी। इसी रीजन से ये जो आयंस हैं वो फ्रीली मूव करने लगते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, मगर ये कभी भी अपने सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कैरी नहीं करेंगे। ये सॉलिड में, ये यहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, समझ में आया? ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज आपको याद हो गई। अब यहां पर देखो, अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं कार्बन एंड कंपाउंड। एकदम अपन काय के ऊपर आ रहे हैं, कार्बन एंड कंपाउंड के ऊपर। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी बात ये सुनो आप लोग कि इतना बड़ा एटमॉस्फेयर है, इतनी बड़ी अर्थ है, हमेशा ग्रेटिट्यूड शो करा करो कि यू आर द ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। ठीक है, तो यहां पर तुम्हारे को इतनी सारी चीजें गिवन है, इतने सारे कंपाउंड है, और उसका मेजर पार्ट पता क्या है, कार्बन। इतना मेजर पार्ट है कार्बन। इस कार्बन के बारे में हमको स्टडी कर रही है। अब सभी को पता है, पता कार्बन का एटॉमिक नंबर, कार्बन हमेशा कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाता है। जो ऊपर बन रही थी वो इलेक्ट्रोवेलेंट और आयनिक थी, ये है कोवेलेंट। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6, मतलब कि ये क्या बनाएगा, 2 4, है ना। अब इसको कंप्लीट करने के लिए ये 4 दे भी सकता है और ये 4 ले भी सकता है, मगर पता है यहां पर क्या है, दिक्कत ये है कि यदि ये 4 गेन कर लेता है तो इसके पास कितने, देखो मैंने तुमको बताया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। अभी तक जब 2 और 4 थे, ठीक है, 2 और 4 थे, तो यहां पर जब उसके पास 2 और 4 इतने थे, मतलब कि 6 उसके पास कितने थे, 6 इलेक्ट्रॉन्स थे और 6 प्रोटॉन्स थे। अब शेयरिंग तुमको पता है, शेयरिंग सिर्फ काई की होती है, ये जो शेयरिंग होती है, शेयरिंग सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की होती है। शेयरिंग ओनली टेक्स प्लेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यदि ये गेन कर लेता है 4, तो 4 इसके पास क्या हो जाएंगे, 4 एक्स्ट्रा इसके पास इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो अब कितने, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 6 के 6 प्रोटॉन रह जाएंगे। मतलब कि अब ये, इसके लिए पता यहां पर दिक्कत क्या है, इट इज डिफिकल्ट टू होल्ड 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, मतलब 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना बहुत डिफिकल्ट है। अब यदि ये क्या करता है, 4 के 4 लूज कर देता है, तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, इलेक्ट्रॉन बचेंगे 2, है ना, और प्रोटॉन कितने रहेंगे, 6। तो अब इनको यहां पर दिक्कत है कि 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए बहुत ही ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, जो कि नहीं है। तो इस ये जो पर्टिकुलर केस को सॉल्व करने के लिए, कार्बन हैविंग अपीयर्ड विद अदर एटम, दोनों एटम क्या कर लेते हैं, एक नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करेंगे, जिसको कहा जाता है कोवेलेंट बॉन्डिंग। यहां पर बना लेंगे कोवेलेंट बॉन्डिंग, यहां पर होगी शेयरिंग, ना कोई देगा ना कोई लेगा। जैसे आप अपने दोस्तों को अपना कंप्लीट टिफिन नहीं देते हो ना, उनके टिफिन में से खा लेते होगे, आप अपना टिफिन उनको कभी बार शेयर करवा देते होगे, तो यहां पर भी वही चीज है। यहां पर याद रखना, जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे उसको बोलेंगे कोवेलेंसी ऑफ दैट एटम। इंपॉर्टेंट है, जितने भी, फॉर एग्जांपल 2 शेयर हुए तो ये 2 क्या होगी, कोवेलेंसी होगी। अब आगे बढ़ते हैं, सुनो मेरी बात, आगे हम लोग सीधे बढ़ते हैं। ये यहां पर क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा तुम देखो,
तुम्हारा वही वाली बॉन्डिंग है जिसको मैं बोलता हूँ, अभी ऊपर पढ़ी हमने कोवेलेंट बॉन्डिंग, ये पूरा का पूरा वही है। यहाँ पर क्लियरली देखो, यहाँ पर जैसे हाइड्रोजन है, इसको एक चाहिए, यहाँ पर एक है, तो इन दोनों ने क्या कर लिया, इसका ऐसा कर लिया, तो ये सिंगल बॉन्ड बन गया। क्यों? क्योंकि एक एक दोनों ने शेयर कर लिया। अब यहाँ पर क्लोरीन को कितना चाहिए था, क्लोरीन का कितना है, एक बनाकर बता रहा हूँ मैं। जैसे क्लोरीन है 2 8 7, इसके पास कितना है 7 है, तो ये क्लोरीन 1 2 3 4, इधर कितना हो गया 5 6, ठीक है, और एक एक्स्ट्रा यहाँ पर हो गया। ये क्लोरीन है, इसके पास 1 2 3 4 है ना, 5 6 और एक एक्स्ट्रा, तो इसको एक यहाँ से ले लेगी ये क्लोरीन और एक यहाँ से हो जाएगा, तो बीच में शेयरिंग कितने, एक की शेयर होंगी, तो क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन। ऑक्सीजन में डबल की होती है, नाइट्रोजन में ट्रिपल की होती है। अब यहाँ पर मीथेन को कहा जाता है, सुनो, मीथेन CH4 है, नेचुरल गैस, जिसको मार्श गैस भी कहा जाता है फ्यूल में, और जो CNG और बायोगैस है ना, ये इसका मेजर कंपोनेंट है, याद रखना। NDA CDS में बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये वाले क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर यदि आप सल्फर का देखोगे ना, सल्फर की कहानी क्या है, सल्फर है एसेट, तो ये सल्फर पूरा का पूरा एक एसेट क्या बनाता है, क्राउन शेप्ड का स्ट्रक्चर बनाता है। क्या बनाता है, यहाँ पर क्राउन शेप्ड का स्ट्रक्चर तुमको दिखाई देगा पूरा का पूरा ऐसा करके, ये ऐसा ऐसा ऐसा, और फिर यहाँ पर ऐसा, फिर यहाँ पर ऐसा, फिर यहाँ पर ऐसा, पूरा क्राउन शेप्ड का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। अब इंपॉर्टेंट देखो, जो कोवेलेंट कंपाउंडिंग मैंने आपको ऊपर बताई, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इसकी प्रॉपर्टीज पता क्या क्या है? पहली बात ये कि दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि शेयरिंग हो रही है ना। दे हैव पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी ये लोग नहीं करते हैं, कुछ एक्सेप्शन अलग है, मैं आगे बताऊंगा। ये दे आर वोलेटाइल इन नेचर, ठीक है, ये 3 चीजें याद रखना। अब यहाँ पर कुछ डिफरेंस है आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड के। ये जो दोनों डिफरेंस हैं, ये मैं चाहता हूं कि वीडियो को पॉज करके आप खुद इनको रीड करो। जब आप इनको रीड करोगे ना, तो दोनों जो मैंने स्टार्टिंग में आयनिक कंपाउंड बताए थे और कोवेलेंट कंपाउंड, आपको दोनों क्लियर हो जाएंगे। अभी तो क्लियर है, मैं मान रहा हूं, बाकी तुमको पूरा क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन लोग। जो मेन चीज है अपन वहां पर आ रहा है, ये आगे मेन चीज, यहां से क्वेश्चन आएगा भाई, है ना। यहां से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं सारे के सारे डिफेंस एग्जाम में। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द वर्सेटाइल नेचर ऑफ द कार्बन, ठीक है। 3 प्रॉपर्टी हैं जो कि इसका वर्सेटाइल नेचर शो करती हैं। एक है कैटिनेशन, टेट्रावैलेंसी, मल्टी बॉन्डिंग, ठीक है। यहां पर कैटिनेशन का मतलब पता क्या है, कार्बन की मतलब कैटिनेशन का मतलब है, जैसे कि कई लोग होते हैं ना बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट, बहुत ज्यादा फ्रेंडली, हर किसी के साथ दोस्त बन गए, उनको बोलेंगे कैटिनेशन। मजाक कर रहा हूं। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है एलिमेंट की, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ द एटम, मेनली कार्बन एटम, जो कि कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं लॉन्ग स्टेट और ब्रांच चेन के, इनको कहा जाता है कैटिनेशन की। एक सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है, लिंक करने की प्रॉपर्टी है। कार्बन पता मैक्सिमम कैटिनेशन क्यों शो करता है, क्योंकि इसका स्मॉल साइज है और इसका जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड है बहुत तेज बनता है। टेट्रावैलेंसी की बात करेंगे तो टेट्रावैलेंसी में क्या बोलेंगे, जो कार्बन है ग्रुप 14 से बिलोंग करता है, याद रखना, और इसकी जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 6 है, बस। अब ये इसकी एक प्रॉपर्टी है कार्बन की, वो ये है कि ये मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, बहुत ज्यादा बॉन्ड बनाता है। क्यों? क्योंकि इसका साइज बहुत स्मॉल रहता है, स्मॉल साइज के कारण बहुत ज्यादा ये बॉन्ड बनाता है। अब यहां पर अपन बात करते हैं एलोट्रोपिक फॉर्म, मतलब इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहां पर एकदम हाईएस्ट रैंक यहां पर लिख दो, फील्ड मार्शल जो है ना, इतना इंपॉर्टेंट है ये एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो एलोट्रॉपिक का मतलब पता क्या है, एलोट्रॉपिक का मतलब है जुड़वा, मतलब इट इज द प्रॉपर्टी और वर्च्यू ऑफ विच, जिसकी वजह से एक जो एलिमेंट है एक से ज्यादा फॉर्म में पाया जाता है। ईच फॉर्म हैज डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी बट आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टी। देखो 2 प्रकार के होते हैं, एक क्रिस्टलाइन एलोट्रॉपिक फॉर्म, एक माइक्रो क्रिस्टलाइन अमॉर्फस फॉर्म। हमको क्रिस्टलाइन एलोट्रॉपिक फॉर्म पढ़ना है, जैसे कि डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन। अब यहां पर माइक्रो क्रिस्टलाइन एमॉर्फस फॉर्म, ये क्या होता है, कोल, लैम्प ब्लैक, चारकोल। आप अपन क्रिस्टलाइन एलोट्रॉपिक फॉर्म की बात करेंगे, पहले स्टडी करते हैं डायमंड के बारे में। डायमंड सभी को पता है, डायमंड इज अ प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन एंड इट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन ऑन द अर्थ। ये देखो सभी को पता है डायमंड ट्रांसपेरेंट है, इसकी ब्राइटनेस मतलब कि इतना चमकता है जिसकी कोई हद नहीं है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, बहुत हैवी है और हार्ड है। इसमें कोई भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तुम देखो यहां पर कहीं तुमको फ्री इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या? सारे के सारे जुड़े हुए हैं, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। मगर देखो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, मगर थर्मल कंडक्टिविटी हाई है, हीट इसकी हाई पकड़ता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो इसके बॉन्ड है ना, इसने तेज बनाकर रखे हैं, इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है इनको ब्रेक करने के लिए, बहुत ही ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। यदि स्ट्रक्चर की बात करेंगे, 3D रिजिड स्ट्रक्चर नेटवर्क बनाता है, याद रखना इसको, ये क्या बनाता है, 3D रिजिड स्ट्रक्चर नेटवर्क। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं है मगर हीटिंग कंडक्टिविटी है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, एकदम ब्राइट है, हैवी है, हार्ड है और 3D रिजिड स्ट्रक्चर बनाता है। अब देखो ग्रेफाइट उल्टा,
वो कैसा था, वो तुम्हारा यहां पर देखो ट्रांसपेरेंट था, ये ओपेक है, यहां पर बिल्कुल भी पास नहीं करेगा। ग्रे कलर का, ग्रेश ब्लैक है, स्मूथ है, स्लिपरी टू टच है, हाथ से पकड़ोगे ना तो तुमने ग्रेफाइट वो पेंसिल की नोक पकड़ी होगी वो खिसल जाती है, ये वही चीज है। यदि आप डायमंड से देखोगे ये हल्का होता है, वहां पर डायमंड जो था आपका इलेक्ट्रिसिटी इसमें नहीं कंडक्ट कर रही थी, यहां पर करेगी। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट बैड कंडक्टर ऑफ हीट, उल्टा। अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे ना तो ये जो ग्रेफाइट है ये लेयर्स के फॉर्म में पाया जाता है, लेयर्स और शीट के फॉर्म में पाया जाता है। हर एक कार्बन एटम इज जॉइन टू दी 3 अदर कार्बन एटम। यहां पर देखोगे ये जॉइन है, ये यहां पर देखोगे ये जॉइन है, ठीक है, ये जॉइन है। तो यहां पर ओवरऑल ये क्या स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक लाइन ये है, एक लाइन ऐसे करके ऐसे नीचे बन जाएगी, ये ऐसे करके, तो ये लाइन बाय लाइन पूरी क्या लेयर बन जाती है। अब ये पूरा का पूरा पता 1 2 3 4 5 6 बने, तो ये फ्लैट हेक्सागोनल रिंग का फॉर्मेशन करती हैं। और इसमें हमेशा जो चौथा इलेक्ट्रॉन रहता है ना वो हमेशा फ्री रहता है। देखो हमेशा इसकी कहानी ऐसी है, जो चौथा इलेक्ट्रॉन है इसका, यहां पर देखो ये वाला जो चौथा है ये तो फ्री है ना, ये वाला फ्री है, तो जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है इसमें हमेशा फ्री रहेगा। उल्टा, क्या कार्बन में कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री था? नहीं, यहां पर कोई भी नो फ्री इलेक्ट्रॉन, यहां पर देखो एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन यहां पर नहीं था। मगर इफ यू सी हियर, यहां पर जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है फ्री है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसकी जो जितनी भी लेयर्स है ना, दे आर पजेस्ड बाय द वीक वेंडरवॉल फोर्सेस, दे आर हेल्ड बाय द वीक वेंडरवॉल फोर्स। इस फोर्स को वेंडरवॉल फोर्स कहा जाता है, और एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती है जब इनको करते हो ना टच, तो दैट इज वाई दे आर स्लिपरी टू टच। क्यों? क्योंकि इनका जो लेयर्स हैं दे आर ऑक्यूपाइंग वीक वेंडरवॉल फोर्स, और एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती है जब टच करते हैं, दैट इज वाई दे आर स्लिपरी टू टच। अब आखिरी है फुलेरिन। फुलेरिन पता है अभी रिसेंटली डेवलप करा हुआ इलेक्ट्रोपिक फॉर्म है कार्बन का, और पहली बार इसको प्रिपेयर करा था एच.डब्ल्यू. क्रोटो, स्मेली और रॉबर्ट कर्ट ने। क्रोटो, स्मेली और रॉबर्ट कर्ट ने। अब इनने क्या करा था, फॉर एग्जांपल ये पेंसिल है, इसके ऊपर क्या है, ये ग्रेफाइट है, इसको वेपर में करा और इस वेपर के ऊपर लेजर बीम चमकाई। मतलब ये तो मैंने ऐसे ही बताया आपको, ये रियल नहीं है। बाय द एक्शन ऑफ लेजर बीम ऑन द वेपर ऑफ द ग्रेफाइट की वजह से इसको फॉर्म करा था। जो पहली टाइम जो फुलेरिन बना था इसका नाम है C60, ठीक है, इसको कहा जाता है बकमिंस्टर फुलेरिन। इट इज कॉल्ड बकमिंस्टर फुलेरिन, और इसको जो नाम दिया गया था ये इसलिए कहा गया था क्योंकि इट इज नेम्ड ड्यू टू देयर रिजेम्बलेंस विद जियोडेसिक डोम्स, जो कि बकमिंस्टर फुलर ने ड्रॉ करा था। जो जियोडेसिक डोम है इसी से उसका स्ट्रक्चर मिलता जुलता था, ठीक है। तो इट वाज ऑल अबाउट द एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ द कार्बन। अब अपन बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? वो सारे कंपाउंड कार्बन के, उसके कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट को छोड़कर। ऑर्गेनिक का मतलब क्या है यार? जो नेचुरली जो कंपाउंड्स मतलब कि कार्बन से मिलकर बने हुए हैं। अभी मेरी बात ध्यान से सुनना, मतलब इनिशियली ये पॉस्टुलेट करा गया था, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनके सिंथेसिस के लिए एक वाइटल फोर्स की जरूरत है, मतलब कोई ना कोई वाइटल फोर्स की रिक्वायरमेंट है। मगर पता क्या हुआ, एक बार एक बंदा है, मतलब फ्रेडरिच होलर, याद रखना इसका नाम। ये जो फ्रेडरिच होलर ये बंदा है, ये इसने एक्सीडेंटली क्या कर दिया, अमोनियम साइनेट से इन्होंने यूरिया प्रिपेयर कर दिया। अब ये यूरिया प्रिपेयर हुआ तो ये यूरिया तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है भाई, यूरिया तो तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब बिना किसी फोर्स लगाए वो बना रहा था अमोनियम साइनेट और उससे बन गया यूरिया, है ना। तो इससे क्या पता चलता है, दिस सिंथेसिस ऑफ यूरिया डिस्कार्डेड द वाइटल फोर्स थ्योरी। तो यहां पर जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी वो डिस्कार्ड हो गई। तो आप याद रखना, फ्रेडरिच वोलर इन्होंने यूरिया बना रहा था काहे से, अमोनियम साइनेट से। अमोनियम साइनेट से यूरिया बना दिया था जिसने वाइटल फोर्स थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया था। अब मेरी बात सुनो, ऑर्गेनिक कंपाउंड के पार्ट होते हैं हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। यहां पर होते हैं हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन मतलब कार्बन से मिलकर बनते हैं, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक बात बताऊं, ऊपर आपने क्या पढ़ा, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है सर, आपने बताया ऑर्गेनिक कंपाउंड, आपने बताया। अब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसके एक टाइप बताया आपने, बताया हाइड्रोकार्बन, आपने बताया हाइड्रोकार्बन। अब ये जो हाइड्रोकार्बन है इनके अपन दो पार्ट पढ़ेंगे, एक होगा सैचुरेटेड और एक होगा अनसैचुरेटेड। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो चीज मैं नीचे तुमको बता रहा हूं ना भाई, ये इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है, और ऐसा कोई भी नहीं बताएगा, ठीक है। सुनना मेरी बात, दो प्रकार के हाइड्रोकार्बन होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड को कहा जाता है एल्केन, ठीक है। और अनसैचुरेटेड मतलब कि देखो सिंगल बॉन्ड जो होगा, सिंगल बॉन्ड उसको बोलोगे सैचुरेटेड, और जो सिंगल बॉन्ड नहीं होगा मतलब कि डबल भी हो सकता है और ट्रिपल भी हो सकता है। डबल भी देखो सिंगल बॉन्ड है तो ये क्या हो गया, सैचुरेटेड। अब डबल होगा तो ये एल्कीन, और ट्रिपल होगा तो ये क्या बोलेंगे, एल्काइन, ठीक है। डबल हो चाहे ट्रिपल हो, अनसैचुरेटेड होगा। सैचुरेटेड में सिंगल होगा, सिंगल को एल्केन, डबल को एल्कीन और ट्रिपल को एल्काइन। तो अब सुनना मेरी बात, यदि सिंगल है तो इसका फॉर्मूला पता क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा, देखो मैं तुमको एक चीज बता रहा हूं, जो बीच वाला है ना, जैसे कि 1 2 3,
वापस से बता रहा हूं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, जो बीच वाला है इसको लिखो आप CnH2n। ठीक है, अब आपने कम करा 1 आपने कम करा, मगर यहां प्लस कर दो CnH2n + 2। अब 3 आपने बढ़ा दिया तो यहां पर माइनस कर दो CnH2n, उल्टा कर दो, तो ये भी याद करा दिया। ठीक है, अब यहां पर एक चीज देखना, एल्केन को कहा जाता है पैराफिन, और एल्कीन्स जो होते हैं डबल बॉन्ड वाले, इनको कहा जाता है ओलेफिन्स। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? ओलेफिन्स बोलते हैं। अब यहां पर दो प्रकार की फ्लेम्स होती हैं, एक होती है क्लीन ब्लू फ्लेम, ठीक है, और एक होती है येलो फ्लेम। कभी भी आपने देखा होगा जो गैस से निकलती है वो होती है क्लीन ब्लू फ्लेम, और ये जो क्लीन ब्लू फ्लेम होती है ना, दे आर द एग्जांपल ऑफ द कंप्लीट कंबशन। ये कंप्लीट कंबशन करती हैं, एकदम इनका जो कंबशन होता है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती है, प्रॉपर ऑक्सीजन इनको प्रॉपर मिलती है। हाई रिएक्टिव सूटी और स्मोकी फ्लेम, ब्लैक और येलो फ्लेम, ये सूटी और स्मोकी ब्लैक फ्लेम होती है। अब यहां पर क्या है? मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन अनसैचुरेटेड कंपाउंड इज 2। मतलब कि मिनिमम यहां पर कितने प्रेजेंट रहने चाहिए? 2। क्यों? अनसैचुरेटेड में यहां पर देखो, जैसे ये क्या है? CnH2n - 2। यदि यहां पर तूने 1 कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? C1H2 - 2, ये हो जाएगा C1H0। अब ये तो 0 हो गया, मगर हाइड्रोकार्बन तो क्या होता है? उसमें हाइड्रोजन भी होना, तो ये तो है ही नहीं। तो समझ में आया आपको? यहां पर मिनिमम होना चाहिए 2। अब आगे बढ़ते हैं, अब अपन पढ़ते हैं आइसोमर। आइसोमर पता क्या है? आइसोमर ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। देखो, आइसो का मतलब होता है सेम, कहीं भी आइसो आएगा सेम, और मर का मतलब पता क्या है? मर लिखा है तो मास है, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, सॉरी, मॉलिक्यूलर फार्मूला। यदि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है मगर डिफरेंट फिजिकल एंड प्रॉपर्टी है। अब ये डिफरेंट फिजिकल एंड प्रॉपर्टी क्यों है? क्योंकि इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? आइसोमर कहेंगे। याद रखना, सीधे क्वेश्चन तुमसे पूछेगा। अब आता है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप पता क्या है? ऐसे एटम या ऐसे एटम का ग्रुप जो कि एक कार्बन एटम को रिएक्टिव बनाए और उसकी प्रॉपर्टी को डिसाइड करे, रिगार्डलेस कितनी ही बड़ी उसकी लेंथ हो, नेचर हो, बस वो ऐसा है। मतलब कि कोई भी प्रॉपर्टी के साथ, यदि कोई भी चेन के साथ ये ऐड हो गया, उसको रिएक्टिव बना देगा और उसकी प्रॉपर्टी को डिसाइड करेगा। जैसे कि अल्कोहल, सिंगल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड सिंगल बॉन्ड CHO, कीटोन ये क्या होता है? C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड इधर हो गया, और कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। ठीक है, ये तुम्हारा COH हो गया, ये इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, ये कीटोन है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एल्डिहाइड है, और ये क्या है? अल्कोहल है। अब आगे बढ़ते हैं। होमोलॉगस सीरीज क्या होती है? मतलब कि ऐसी सीरीज है, इट इज द सीरीज ऑफ सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूटेड कंपाउंड जो कि सेम फंक्शनल ग्रुप से बनती है। इट इज मेड अप ऑफ द सेम फंक्शनल ग्रुप और सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, और कोई भी दो मेंबर ऐसे हैं जो कि कैसे डिफर होंगे? CH2 फॉर्मूला से। मतलब कि ऐसी सीरीज जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप होगा, सेम केमिकल प्रॉपर्टी होगी, और कोई भी दो मेंबर का डिफरेंस कितना होगा? CH2। सुनो, ये सारे के सारे मेंबर है ना, दे विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द सेम जनरल फॉर्मूला। दो मेंबर कैसे डिफर होंगे? CH2 मतलब एक कार्बन का और 2 हाइड्रोजन के एटम। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस कितना होगा? यार निकाल लो, इसका 12 + 1 × 2 कितना? 14U का डिफरेंस होगा। वही एक चीज को अलग अलग एंगल से बोल रहा है। सारे के सारे कंपाउंड इस सीरीज में इनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज रहेंगी वो सेम रहेंगी। यदि याद रखना, यदि मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है, यदि मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हुआ तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये भी इंक्रीज होगा होमोलॉगस सीरीज में। ठीक है, यदि मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करा तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये भी इंक्रीज हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर सब्स्टिट्यूशन नहीं आएगा, यहां पर आएगा ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये कौन सी रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन पता क्या है? यहां पर कार्बन की ऑक्सीडेशन रिएक्शन की जब अपन बात करेंगे, ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है। अब पक्की बात है, इसमें क्या होगा? डेफिनेटली कोई भी एल्कोहल है, ठीक है, यहां पर क्या होता है? एल्कोहल कैन बी ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड। सब कुछ छोड़ो, मेरी बात ध्यान से सुनो। कार्बन की ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जो अल्कोहल है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होगा। कैसे? इसमें दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करना पड़ेगा, एक होगा पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट। याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। KMnO4 और K2Cr2O7, KMnO4 और K2Cr2O7, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट, इन दो का यूज करोगे तो जो तुम्हारा अल्कोहल है, जिसको तुमने इथेनॉल बोला है, ये काय में चेंज हो जाएगा? इथेनॉइक एसिड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखो, ये जो सब्सटेंस है दे आर कैपेबल ऑफ एडिंग ऑक्सीजन, इनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब एक बात बताऊं आपको, यहां पर आपने उसको हीट करा, मतलब ऑक्सीजन प्रॉपर दी, तभी जाके तो वो चेंज हुआ। यदि तुमने ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं दी तो ये जो अल्कोहल है, ये पता एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा, या एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा पार्शियल के केस में। तो ओवरऑल कंडीशन भैया आपने क्या बताई? मैंने ये बताई जो आपको मैंने ऊपर फंक्शनल ग्रुप पढ़ाया था, अल्कोहल। इस अल्कोहल ये चेंज होगा काय में? कार्बोक्सिलिक एसिड में। दिस इज
कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये दिस इज द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहां पर O2 प्रॉपर मिल रही है इसलिए ऐसा हुआ। यदि O2 प्रॉपर नहीं मिलेगी, ये जो अल्कोहल है ये काय में कौन से फंक्शनल ग्रुप में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा एल्डिहाइड। ठीक है, और यहां पर O2 प्रॉपर नहीं मिली, काम फतेह। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन पता क्या होती है? एडिशन रिएक्शन का मतलब होता है मेरे भाई ये एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक रिएजेंट कंप्लीटली ऐड होगा और उसमें कंप्लीटली ऐड होने के बाद बिना किसी रिमूवल के उसमें ऐड हो जाएगा और यहां पर एक नया चीज बनेगी। तो यहां पर जो एडिशन रिएक्शन है, यहां पर पता क्या होता है, जो तुम्हारा अनसैचुरेटेड है, जो अनसैचुरेटेड है वो काय में चेंज होगा, वो होगा सैचुरेटेड में। ये चीज है यहां पर, अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड में चेंज होगा। अब यहां पर पता क्या होता है, ये जो हाइड्रोजेनेशन है, यहां पर ये फेमस एग्जांपल इसका याद रखना, हाइड्रोजेनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। हाइड्रोजेनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, ये जो वेजिटेबल ऑयल है इसका हाइड्रोजेनेशन। एक बात बताऊं तुमको, तुमने डालडा खाया होगा, ठीक है, देखो तुमने वेजिटेबल ऑयल खाया, हाँ जी भैया वेजिटेबल ऑयल तो खाया है, ठीक है। अब ये जो ऑयल है, इस ऑयल का यदि तुमने हाइड्रोजनेशन कर दिया तो ये पता डालडा बन जाएगा और ये डालडा हार्मफुल है। अब ये जो ऑयल है ये डबल बॉन्ड था और ये डालडा सिंगल बॉन्ड है, तो हार्मफुल क्या है, सिंगल बॉन्ड। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, एडिशन रिएक्शन ऊपर क्या, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट, यहां पर निकल कैटलिस्ट की मदद से होगा। ये जो रिएक्शन है बहुत कॉमन है, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, जो कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, निकल कैटलिस्ट का यूज करके किया जाता है। अब एक बात मैं आपको बताऊं, ये जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है, मतलब सिंगल बॉन्ड वाला ये डालडा, ये बहुत हार्मफुल है, या हार्मफुल है। इसलिए हेल्थ के लिए आपको क्या चूज करना चाहिए, ऐसा कुकिंग ऑयल जो कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से बनता है। तो भैया यहां पर आपने क्या बात बताई, यहां पर मैंने ये बात बताई, एडिशन रिएक्शन जिसमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो रहा है। ये जो सिंगल बॉन्ड है सैचुरेटेड, ये जो सैचुरेटेड है ये तुम्हारा क्या है, ये हार्मफुल है, ये हार्मफुल है, मतलब बॉन्ड हार्मफुल नहीं है, यहां पर जो तुम्हारा बन रहा है वो हार्मफुल है। अब आगे बढ़ते हैं, सब्स्टिट्यूशन, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है यार, इसको छोड़ भी दो। ये रिएक्शन है, इसमें एक रिएजेंट आता है और सब्स्टिट्यूट करना शुरू कर, देखो जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है उसको हटा दो, इसका हटा दो, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब आता है इथेनॉल, ठीक है। इथेनॉल का मतलब पता क्या होता है, इथेनॉल का मतलब आप तो यहां पर साइड में अल्कोहल लिख लो, यहां पर बस कुछ ही देर में सेशन खत्म होने वाला है, यहां पर साइड में आप लोग लिख लो अल्कोहल। यहां पर ये जो अल्कोहल है इसका जो कॉमन नाम है इसको कहा जाता है इथेनॉल। अब सुनना मेरी बात, पानी पीने दो यार, इतना चिल्ला रहा हूं। अब सुनो मेरी बात, यहां पर जो इथेनॉल है इसका कॉमन नेम है इथाइल अल्कोहल। इसको हम लोग क्या इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, हाँ जी भैया इसको इथाइल अल्कोहल कहते हैं। पहला पॉइंट ये याद रखना। इसका जो फॉर्मूला है वो है C2H5OH, मतलब कि आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो CH3CH2OH, आप इसको ये भी बोल सकते हो CH3CH2OH, मतलब कि आप इसको कैसे बनाओगे, C2 हैं तो ये C2 हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर एक OH बना दो, बाकी पूरे ये क्या है, बाकी के इधर H है, ठीक है, समझ में आया। यहाँ पर H ये 5 हो गए। अब ये पता इसका प्रिपरेशन कैसे होता है, इथेनॉल बनता कैसे है। कई लोग बोलते हैं ना ये गन्ने से शराब बनती है, तो ये वही है। पता ये कैसे बनता है, अल्कोहल इज ऑब्टेन्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ मोलासेस, ये इट इज ऑब्टेन्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ द मोलासेस। ये जो फर्मेंटेशन काय का होता है, फर्मेंटेशन ऑफ मोलासेस। और ये जो मोलासेस हैं, ये मोलासेस पता काय से बनते हैं, ये बनते हैं शुगर केन से, ठीक है, ये बनते हैं शुगर केन से। और मेरी बात हमेशा याद रखना, यदि अपन इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टी में कुछ मत करो, इसका मेल्टिंग पॉइंट और थोड़ा फिजिकल पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट याद करके जाना। इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 155 या 156 केल्विन है, हाँ 156 केल्विन है। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ये है 351 केल्विन, बस इतना देखना। और ये एक बात बताओ, लोग जो शराब है वो पानी में मिलाकर पीते हैं, हाँ जी, तो आप क्लियरली बोल सकते हो इट इज सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, इट इज सॉल्युबल इन वाटर। अब यदि केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, सोडियम के साथ ये यार ये ऐसा ही है ना, सोडियम ऐसा ही है। सोडियम के साथ यदि आप इसकी रिएक्शन कराओगे ना तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलेगी और साथ में क्या बनेगा, एक सॉल्ट बन जाएगा। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हटाओ, ठीक है। अब यदि यहाँ पर इंपॉर्टेंट है हाइड्रेशन, हाइड्रेशन काय के अंदर पढ़ रहे हैं, अल्कोहल के अंदर पढ़ रहे हैं, तो पक्की बात है यहां पर कुछ ना कुछ अल्कोहल के विषय में आएगा। अब यहां पर पता क्या है, देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या थी, जिसमें हमने अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करा था। डिहाइड्रेशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है जिसमें अल्कोहल को ईथीन में, मतलब इथेनॉल को ईथीन में चेंज करेंगे, इथेनॉल को ईथीन में हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है। एडिशन रिएक्शन में डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में, डिहाइड्रेशन में सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में। सुनो मेरी बात, जब इथेनॉल को तुम 443 केल्विन पर हीट करोगे, ठीक है, काय की प्रेजेंस में, एक यहां पर एक साइड में तुम डिहाइड्रेटिंग एजेंट रखोगे, क्या डाइल्यूट नहीं कंसंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करके इथेनॉल को, इथेनॉल जो कि तुम्हारा होता है ना C2H5OH, इसको करोगे तो यहां पर तुम्हारा H2SO4 की प्रेजेंस में, तो यहां पर तुम्हारा इथीन बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इथीन बनेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन रिएक्शन बोलते हैं।
है ना। ये काय के लिए, अब ये पूरा का पूरा जो अल्कोहल है काय के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अल्कोहलिक ड्रिंक्स के लिए यूजफुल है, आयोडीन, टिंचर ऑफ आयोडीन, कप सिरप, टॉनिक्स बनती हैं। और ये जो अल्कोहल है पेट्रोल में भी कई बार यूज किया जाता है, क्लींजर एजेंट में भी। ये मतलब ऐसा कहा जाता है कि ये जो अल्कोहल है ये क्लींजर फ्यूल है। क्यों? क्योंकि एंड इट गिव्स द राइज ओनली टू CO2 एंड H2O व्हेन बर्न्स इन सफिशिएंट एयर में चलेगा तो बस CO2 और H2O देगा। अब मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ जी भैया बताओ, बिल्कुल बताओ। देखो मैं आपको एक बात बता रहा हूं, वो ये बात है कि यहां पर आपका जो इथेनॉल है खत्म हो गया है। अब आप सोच रहे होगे कि भैया इतनी सारी रिएक्शन बता दी, डोंट वरी, आखिरी में ध्रुव का इक्का मैं खोलूंगा, आखिरी में आई विल एक्चुअली ओपन द डेक ऑफ माय कार्ड। ठीक है, अब हम काय की बात करेंगे, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड पता क्या होता है? इसको कॉमनली एसिटिक एसिड भी कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एसिटिक एसिड। अब ये जो एसिटिक एसिड है इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। उसका क्या था? CH3CH2OH, इसका CH3COOH। यदि इसका जो 5 से 8% इसका सोल्यूशन होता है ना वाटर में, उसको पता क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है विनेगर। इसको हम लोग बोलते हैं विनेगर। ठीक है, इसको कहेंगे विनेगर। तो विनेगर इज ऑल्सो नोन एज एसिटिक एसिड, और इसी को तुम लोग क्या कहोगे? इसी को तुम लोग इथेनोइक एसिड कहोगे। यदि आप इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करोगे तो क्या बोलोगे? इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है? 290 केल्विन। ठीक है, 290 केल्विन। और एक और बात मैं आपको बताऊं, हाँ जी भैया बताओ, वो एक और बात ये है कि ठंड के टाइम पर पता क्या होता है? ठंड के टाइम पर कई बार ये ऐसा होता है कि ये जो पर्टिकुलर चीज है एसिटिक एसिड, ये कई बार फ्लेक्स के फॉर्म में विंटर के टाइम में फ्लेक्स बना लेती है। ये क्या बना लेती है? फ्लेक्स बना लेती है। उस टाइम पर पता है इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ग्लेशियल एसिटिक एसिड, समझ में आया? ग्लेशियल एसिटिक एसिड इसको कहा जाता है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से सुनो। केमिकल प्रॉपर्टीज की हम लोग बात करें, केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी, केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल के साथ यदि आप इसको रिएक्ट करोगे तो यहां वही H2 गैस तुमको मिलेगी। यदि एसिड है तुम्हारा, ये एसिड है क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको बेस के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या मिलेगा? सॉल्ट प्लस वाटर, बस खत्म। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। बताऊं एस्टेरिफिकेशन आखिरी रिएक्शन है, इसके बाद ज्यादा कोई रिएक्शन है नहीं। जब भी तुम्हारा एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन का मतलब होता है जब इथेनॉल, अब दोनों सारी चीजें पढ़ रही, इथेनॉल की रिएक्शन पढ़ ली, एसिड पढ़ लिया, अब यहां पर इथेनॉल पढ़ा, ये इथेनॉल पढ़ा हमने ऊपर, और ऊपर हमने क्या पढ़ा? इथेनोइक एसिड पढ़ लिया। ठीक है, इथेनोइक एसिड पढ़ लिया। इथेनोइक एसिड मतलब एसिटिक एसिड। इन दोनों का रिएक्शन जब करोगे इसको कहा जाता है एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। पता क्या होता है? when ethanol react with acetic acid in the presence of acid as catalyst, एक fruity smelling substance एस्टर को बोला गया है fruity smelling। ठीक है, याद रखना इसको क्या बोला है? fruity smelling, है ना। इसकी फ्रूटी स्मेल करता है, एक तुम्हारी चीज बनेगी जिसको कहा जाता है एस्टर। बस इतना याद रखना है, फ्रूटी स्मेलिंग। और एस्टर फॉर्मेशन कब होगा? जब इथेनॉल इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्ट होगा। यहां पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन सा होगा? वही सेम एज सल्फ्यूरिक एसिड। अब सुनना मेरी बात ध्यान से सुनना। ये जो एस्टर है ना, ये वापस से अल्कोहल में चेंज भी हो सकता है, ये वापस से अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। एंड सोडियम सॉल्ट जब इसको रिएक्ट करोगे एल्कली के साथ, मैं आगे बताऊंगा, डोंट वरी। इसको कहा जाता है सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, आगे बताऊंगा। तो अभी तक इतनी केमिकल रिएक्शन पढ़ ली भैया, कुछ करो, आपने इतनी सारी रिएक्शन बता दी, डोंट वरी, हियर इट इज द सोल्यूशन। यहां पर तुम्हारे पास सोल्यूशन है। ठीक है, ये सोल्यूशन है, यहां पर एकदम नजर गड़ाए रखो, यहां पर आपका काम हो जाएगा। सुनो ध्यान से, पूरी की पूरी रिएक्शन जो मैंने ऊपर बताई कार्बन एंड कंपाउंड की, तुम लोग सोचते होगे कि भैया इतनी सारी रिएक्शन याद कैसे होगी? तो यहां पर मेरी बात ध्यान से सुनो। ये जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन थी, इसमें क्या हो रहा था? जो इथेनॉल रिएक्शन है ये इथेनोइक में चेंज हो रही थी। ठीक है, मतलब कि जो अल्कोहल है ये कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो रही थी। यहां पर आपने काय का यूज करा था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट, दैट इज KMnO4 और K2Cr2O7। यदि आप एडिशन रिएक्शन की बात करोगे तो यहां पर जो वेजिटेबल, इसको एग्जांपल है हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। यहां पर जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में चेंज हो रहा था, और यहां पर एक कैटलिस्ट का यूज करा गया था जिसका एग्जांपल है निकल कैटलिस्ट। ठीक है, इसके बाद यदि मैं बताऊं तो यहां पर डिहाइड्रेशन रिएक्शन हमने पढ़ी थी, जिसमें जो इथेनॉल है ये ईथीन में चेंज हो रहा था, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में चेंज हो रहा था। यहां पर हमने यूज करा था कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। इसके बाद हमने एस्टरिफिकेशन रिएक्शन पढ़ी। अब हमने इथेनॉल की रिएक्शन पढ़ ली, हमने काय की रिएक्शन पढ़ ली? इथेनोइक एसिड की। अब इन दोनों को ऐड कर दो, यहां पर बनेगा एस्टर का फॉर्मेशन, फ्रूटी स्मेलिंग सब्सटेंस, इसको कहेंगे हम लोग एस्टरिफिकेशन। अब आखिरी में ये जो एस्टर है, इस एस्टर को आपने एल्कली के साथ रिएक्ट कर दिए तो यहां पर अल्कोहल और सोडियम सॉल्ट, मतलब एस्टर से आप वापस जो अल्कोहल है वो बना सकते हैं, उसको बोलेंगे सपोनिफिकेशन रिएक्शन। इसके बाहर कोई भी रिएक्शन नहीं आएगी कार्बन एंड कंपाउंड से। मैं चैलेंज के साथ तुमसे कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं, ये पूरा का पूरा कॉपी में आप एज इट इज बनाकर लिख लेना। अब आखिरी टॉपिक है, बढ़िया तरीके से कंप्लीट करो और अपने बढ़िया आगे जाओ, तैयारी करो। ठीक है, अब यहां पर बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप। सोप की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात करेंगे। ये जो सोप है ना,
दी सोप्स आर मेड फ्रॉम एनिमल फैट और वेजिटेबल ऑयल। ये एनिमल फैट और वेजिटेबल ऑयल से मिलकर बनते हैं जब इनको जो सोडियम हाइड्रोक्साइड में हीट करा जाता है। तो मतलब कि ये जितने भी सोप हैं, पता क्या है, तुमने क्या लिया, फैट लिया और ऑयल लिया, ठीक है। सोप हमेशा ऑयल और फैट से मिलकर बनता है, फैट और ऑयल, ठीक है। आपने इसमें क्या कर दिया, एक एल्कली रिएक्ट कर दिया। अब मैंने यदि तुमसे बोला ये जो फैट और ऑयल, हमने क्या पढ़ा था, एस्टर तुम्हारा फैट है, हाँ जी भैया ये एस्टर फैट है, ये एस्टर है। अब एल्कली कौन सा ले, एल्कली कोई भी बेस ले लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो। अब ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा तुम्हारा एक तुम्हारा सोडियम सॉल्ट बनाएगा, सोडियम सॉल्ट, सोडियम का सॉल्ट, और यहाँ पर एल्कोहल बनेगा। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, तुमने फैटी और ऑयल क्या लिया, एस्टर, एल्कली क्या लिया, NaOH। अब ये जो तुमने सोडियम सॉल्ट बना है, अब सुनना ध्यान से, ये जो तुम्हारा सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड बना है, सॉल्ट बना है सोडियम का, इसी को तुम लोग क्या बोलोगे, यही तुम्हारा सोप है, यही तुम्हारा सोप है। और यदि आप बात करोगे यहां पर साइड में तुम्हारा जो एल्कोहल है, ये क्या बना, ये ग्लिसरॉल बना। तो उल्टा कर दो, ये कौन सी रिएक्शन है, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन है, हाँ जी भैया। तो यही तो मैं कहना चाह रहा था, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में तूने एल्कोहल से एस्टर बनाया था, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन में एस्टर से क्या बन गया, एल्कोहल बन गया। मगर हमको फोकस काहे पर करना है, सोप जो बना है। क्यों, क्योंकि ये सोप क्या है, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। अब हम सोप के बारे में स्टडी करेंगे। अब मेरी बात सुनो, सोप तुम्हारे पता क्या होते हैं, सोप होते हैं सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम या पोटेशियम, ठीक है। मगर ये डिटर्जेंट पता क्या होते हैं, ये होते हैं अमोनियम और सल्फोनेट, अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। सोप की कभी भी बात करोगे तो सोडियम और पोटेशियम, डिटर्जेंट की कभी भी बात करोगे तो अमोनियम और सल्फोनेट, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ये जो यहां पर जो पूरा का पूरा सोप का स्ट्रक्चर है, ये कैसा है पता, यहां पर ये आपको दिख रहा है, ये पीछे वाला पार्ट है, इसको बोलोगे टेल, और ये बाहर वाला पार्ट है, हेड है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, पीछे वाले टेल को कहोगे फोबिया, मतलब हाइड्रोफोबिक, इसको बोलोगे हाइड्रोफोबिक। तो हाइड्रोफोबिक का मतलब पता है, हाइड्रो का मतलब होता है पानी, फोबिक का मतलब डर, मतलब ये पानी से डरता है, मतलब कि इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में इनसॉल्युबल है। मगर यदि आप देखोगे जो चीज पानी में इनसॉल्युबल रहेगी वो ऑयल में सॉल्युबल है, मतलब तेल में ये घुल जाएगा। अब यदि मैं हेड की बात करूं, यह हाइड्रोफिलिक, इसका उल्टा, अब ये हो जाएगा सॉल्युबल इन वाटर, तो ये इनसॉल्युबल इन ऑयल हो जाएगा। भैया याद कैसे करें, तुम बस एक चीज याद करो, इसकी जो टेल है ये क्या है, हाइड्रोफोबिक, बस हाइड्रोफोबिक। कैसे याद रहे, अब हाइड्रोफोबिक से तुमको क्या याद आया, हाइड्रो मतलब पानी, फोबिक मतलब इनसॉल्युबल इन वाटर, मतलब टेल यदि इनसॉल्युबल इन वाटर है तो हेड क्या होगा, सॉल्युबल इन वाटर। अब इसका ऑपोजिट कर लेना, जो चीज इनसॉल्युबल इन वाटर है वो ऑयल में सॉल्युबल होगी, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहां पर कहानी ध्यान से सुनना मेरी, जो पूरा का पूरा सोप का क्लींजिंग एक्शन होता है, मतलब दाग वगैरह लग जाते हैं, तेल लग जाता है ना कपड़ों पर, वो कैसे होता है, एक क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल्स बनाकर होता है, ठीक है। पूरा का पूरा क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल्स बनता है। यहां पर पीछे पता क्या आएगा, तुम कॉमन सेंस लगाओ, यहां पर क्या है, पूरे का पूरा ये आया ऐसा, ये ऐड हो गया, यहां पर ये आया, ये ऐड हो गया, ये टेल इधर आई, ये ऐड हो गया, ये। अब सुनो, ये टेल है, अब टेल का मैंने तुमको क्या बताया था, ये तो तुम्हारा हाइड्रोफोबिक था, कौन, हेड, और ये पानी में सॉल्युबल था, पानी में इनसॉल्युबल था। मगर जो टेल है, टेल तुम्हारी सॉल्युबल काय में है, टेल सॉल्युबल है, टेल तुम्हारी यहां पर देखो, टेल तुम्हारी सॉल्युबल है ऑयल में, तो टेल तुम्हारी सॉल्युबल है ऑयल में। अब एक चीज दिमाग लगाओ, ये सॉल्युबल ऑयल में है तो यहां पर जितना भी तुम्हारा ऑयल डर्ट होगा वो यहां पर आकर इकट्ठा हो गया। तो कॉमन सी बात है, यहां 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 पूरा का पूरा ऑयल फैला हुआ था। जब ये क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल बना तो पूरा का पूरा बीच में इकट्ठा हो गया, और जैसे ही आप इसको, जैसे ही आपने क्या करा, आपने अपना ब्रश चलाना चालू करा, ये खत्म हो गया। समझ में आया, समझ में आया। इकट्ठा पहले आपने एक जगह इकट्ठा करा, क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल्स बना, अब उसकी वजह से आपने ब्रश चलाया, वो इकट्ठा होगा। तो हाइड्रोफोबिक टेल इंटीरियर क्लस्टर में रहेगा और हाइड्रोफिलिक बाहर रहेगा। क्यों, क्योंकि हाइड्रोफोबिक इंटीरियर बनाएगा, हाइड्रोफोबिक मतलब इंसॉल्युबल, जो कि हाइड्रोफोबिक क्या था, जो कि पानी में इंसॉल्युबल है मगर ऑयल में सॉल्युबल है, और अंदर वाली तरफ तुमने ऑयल इकट्ठा कर लिया। अब इकट्ठा कर लिया तो उसमें एक हाथ मारोगे वो अलग हो जाएगा, इकट्ठा करना जरूरी है। अब यहां पर सुनना, ये जो क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन है इसको क्या कहा जाता है, मिसल। इसको जेंटलमैन इट इज कॉल्ड मिसल, इसको हम लोग मिसल बोलेंगे। और यहां पर क्या है, जो ऑयली डर्ट है वो कलेक्ट होगा एट द सेंटर ऑफ द मिसल, और इस मिसल को आप ब्रश से रगड़ोगे वो अलग हो जाएगा, यहां पर मिसल बोलेंगे। अब कभी भी तुमने देखा होगा डिटर्जेंट और पानी उसमें मिलाते होगे तो वहां पर तुमको क्या कुछ फैन टाइप का दिखता है, तो उसको पता है ये मिसल क्या है, इट स्टेज एज अ कोलाइडल सॉल्यूशन, वो कोलाइडल सॉल्यूशन है। सोप सॉल्यूशन एज अ क्लाउडी आपको दिखता है। इसका रीजन क्या है, वहां पर मिसल का फॉर्मेशन हो जाता है, यही मिसल का फॉर्मेशन होता है। और क्लाउडी हो तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू स्कैटर लाइट, वहां पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगा। तो फाइनली मेरे भाई कार्बन एंड कंपाउंड भी हमारा खत्म हो गया है। जो हमारा टास्क था पूरी की पूरी केमिस्ट्री कंप्लीट करने का, सब कुछ कंप्लीट करा दिया है। मैं तुमको ये आश्वासन देता हूं कि केमिस्ट्री बाद में, फिजिक्स बाद में स्टार्ट करूं कि नहीं, मगर तुमको जितना पढ़ाया है उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। पक्का
तुमको प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा और तुम लोग झंडे गाड़ोगे, गारंटी मैं देता हूं भाई। और क्या कराना है, मैंने तुमको कंसेप्ट पढ़ा दिया, मैंने तुमको नोट्स दे दिए, मैंने तुमको याद करवा दिया, मैं तुमको प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दूंगा और मैं तुमको एक बढ़िया लेवल का जो पेड बैच का हमारा मॉक टेस्ट है करने को, चलो वो भी फ्री में दे दूंगा। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, ठीक है। बस उम्मीद करता हूं सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। बढ़िया तरीके से लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। एंड इफ यू एक्चुअली लाइक दिस पर्टिकुलर सेशन, कमेंट सेक्शन में बताओ मेरे को आपका किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा मेरे से पढ़ने का, साइंस क्या है, किस तरीके से तैयारी चल रही है। सो ऑल द बेस्ट जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।